हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ओके, आवाज आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा था कि जब आप किसी जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या लोन लेने जाते हो तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, पैसे रखे हुए हैं, आप समझ ले आपने पैसे रेंट पे दे दिए। वो कोई बैंक भी हो सकता है, वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हो सकती है। उसके एवज आपको रेंट पे किया जाएगा, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट दो तरह से, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसे आप प्रिंसिपल कह सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हो। जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट तो उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन से जो आपको अमाउंट इंटरेस्ट की मिलेगी वो प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं बनेगी। और हर दफा जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो वो ओरिजिनल अमाउंट पर ही जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और जो भी उस इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी, नेक्स्ट कैलकुलेशन से पहले वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में शामिल कर दिया जाता है और कह दिया जाता है जी कि प्रिंसिपल अपडेट हो गया है, इसकी इसकी इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज तो उसमें भी होगी, लेकिन उसमें इंक्रीज बस आखिर पे जाके। अदरवाइज जो 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, वो 100 रुपया ही हर जगह कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर दफा बढ़ेगा, जिसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न है वो हर साल वही रहती है। लाइक अगर मैं कहूं कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था 0 ईयर पे, नाउ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद और 3 साल के बाद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न 10 रुपए ही रहती है, क्योंकि वो हर दफा इसी 100 के ऊपर कैलकुलेट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं 100, अच्छा 1 साल के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 साल के बाद सिंपल हो कंपाउंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 10 रुपए ही आने हैं आपको। लेकिन फर्क पड़ेगा दूसरे साल से। अब चूंकि आपके पास प्रिंसिपल अपडेट होके 110 हो चुका है, अब 11 रुपए इंटरेस्ट आपका अर्न होगा। 121 रुपए हो चुका है, अब 12.1 रुपए इंटरेस्ट अर्न होगा। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हर कैलकुलेशन के बाद चेंज होती जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का जो एक इंटरेस्ट है, चाहे वो इनिशियल से 1 ईयर पे जाएं, 1 से 2 पे जाएं, 2 से 3 पे जाएं, तो वो सबके लिए सेम ही रहता है। हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बाकी तो पैरामीटर्स वही है, पी क्या है, प्रिंसिपल है या प्रेजेंट वैल्यू है, और ए क्या है, अमाउंट है या फ्यूचर वैल्यू है। इसे आप प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, इसे आप फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर्म में आई कह दिया, आर भी कहा जा सकता है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कंपाउंडिंग, कि पीरियोडिक कब कैलकुलेट करने हैं, कब उन्होंने देखें इसमें फर्क पड़ता है। वो इसलिए फर्क पड़ता है, आप तो चाहेंगे एक दिन गुजरा है कैलकुलेट कर दें, इसलिए कि एक दिन का जो भी इंटरेस्ट आपका बन रहा है, चाहे 2 पैसे क्यों नहीं है, आप कहिए जरा उसको प्रिंसिपल में शामिल कर देना, ताकि अगली दफा वो जो 2 पैसे प्रिंसिपल में जा चुके हैं उसके ऊपर भी तो आपको इंटरेस्ट हो। तो ये फर्क पड़ा है। तो कहा जाता है कि ये कैलकुलेशन कब करनी है, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग पीरियड, कि एक साल में कितनी दफा बैंक जो है वो कैलकुलेशन करता है। एक होता है ना, साल के बाद देखेंगे, साल के बाद आपके पैसों को इंक्रीज करेंगे। और यहां पर क्या हो रहा है, आपकी क्लास होता है तो आप तो कितना कितना उसमें अर्न हो रहा है, तो वो डिपेंड करेगा फौरन। तो इसलिए नोट किया जाएगा कि कब कंपाउंडिंग करनी है। वीकली, हर वीक करनी है, तो साल में 52 दफा कैलकुलेशन होगी, क्योंकि हर वीक में करनी है। वीक में मंथली 12 दफा कैलकुलेशन होगी, क्वार्टरली साल में 4 दफा, सेमी एनुअली, एनुअली। तो जो भी रेट होगा, अगर आप फार्मूले में देखें, वो उसको उस पीरियड का जस्ट बनाया जाएगा। यानी कि अगर ये जो रेट होता है, ये होता तो एनुअली है 10%, लेकिन मैं कहूंगा सेमी एनुअली कंपाउंडिंग करनी है। तो ये नहीं कि 2 दफा साल में करनी है, दोनों 10-10 दफा करनी है। कुछ तो अगर आप बुक देखेंगे ना, कुछ बुक वाले बाहर ही इसे एडजस्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और डायरेक्टली फार्मूले में रखते ही 5% है, ये लिखते ही नहीं है। वो कहते हैं जी कि जस्ट रेट जो है
चूंकि सेमी एनुअली है, 10% रेट एनुअली है, तो सेमी एनुअली 5 बनता है, तो वो फार्मूले में बाहर कैलकुलेट करके रखते हैं। लेकिन मैं प्रेफरेबली कहता हूं कि क्यों इस तरह से करना, बस ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये रेट जो है वो 10% है, तो सेमी एनुअली होगा तो 10 रख के 2 पे डिवाइड होगा 5%, अगर क्वार्टरली होगा तो खुद ही 4 हो जाएगा 2.5% एंड सो ऑन। तो हमारे लिए ये ज्यादा इजी हो गया। एन क्या चीज है, टोटल कितनी दफा इंक्रीज आनी है, जितनी दफा कैलकुलेशन करेंगे। साल में 2 दफा, तो इसका मतलब साल में 2 दफा आपके पैसे बढ़े, साल में 2 दफा इंक्रीज आई, तो 5 साल में 10 दफा। तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें है एक साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग करनी है, और जब आप इसको टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कि टोटल टी ईयर्स में आपने कितनी दफा इसकी कंपाउंडिंग जो है वो करनी है। तो पहला जो फार्मूला है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो पी या प्रेजेंट वैल्यू, तो बताना है कि वो टी ईयर्स के बाद कितनी फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ए फ्यूचर वैल्यू को कह रहे हैं, पी प्रेजेंट वैल्यू 1 + i/m⁴ n एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट में था t + RT। उसके एवज कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इज दैट अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, जो आपने बैंक से पैसे रिसीव किए हैं उसमें से जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो माइनस कर दें, जो बाकी आपने ज्यादा पैसे रिसीव किए हैं वो इसका मतलब है आपने इंटरेस्ट अर्न किया है। अगर आप ए का ये वाला फार्मूला यहां पर प्लेस कर दो, ये वाला, और उसके बाद इसमें से पी माइनस कर दो, तो फिर जो फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का बचेगा वो ये वाला। यानी कि उसमें आप समझ लें कि जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है अमाउंट का, उसमें से बस आई माइनस कर दे, पी कैपिटल कॉमन करके लिखा हुआ है। उसमें सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट फार्मूला था PRT। आल तो वहां पर भी मैंने कहा था कि अगर आपने आई कैलकुलेट करना है तो A - P कर लें, कभी मैंने ये भी यूज किया था और कभी हम डायरेक्टली भी, लेकिन इसका जो फार्मूला है आप समझ लें यही हम एक यूज करेंगे A - P के साथ ही, और एक ही मैंने इसमें वैल्यूज जो है वो प्लेस कर दी। सपोज 1000 इज डिपॉजिटेड फॉर 6 ईयर, इसे ना हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट से मुराद है कि बस आपने एक ही दफा इन्वेस्टमेंट कर दी, आगे जाके पढ़ेंगे आप बार बार इन्वेस्टमेंट करोगे। फिक्स डिपॉजिट है ये। सपोज ₹1000 इज डिपॉजिटेड फॉर 6 years at simple interest of 5%। जी क्या प्रॉब्लम है? हेलो अरसलान सर वो जो सॉल्व करने के लिए, हाँ सर वो जो 3 क्वेश्चन आपने दिए थे सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल नंबर 10, 11 और 12 नहीं हुई वो सर। एग्जांपल नंबर 10 नहीं हुई सर, 11 और 12 सर कर लिए। चले ठीक है, मैं लास्ट पे जाके वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। मैं लास्ट पे जाके वो डिस्कस करता हूँ आपसे। कैलकुलेट द कंपाउंड अमाउंट, इंटरेस्ट की वैल्यू की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड, यानी कि कंपाउंड अमाउंट ए डिपॉजिटेड फॉर 6 year, रेट पर एनम होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, और अगर वो कंपाउंडिंग उसे बतानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्यों है, बड़ा क्लियर बताया कंपाउंड, तो क्वेश्चन साइलेंट नहीं है बल्कि क्वेश्चन आपको बता रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है। क्यों? एक तो वहां पर वर्ड आ रहा है कंपाउंड का, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपको कंपाउंडिंग नहीं बताई जाती है कि कितनी देर के बाद कैलकुलेशन करनी है। तो कंपाउंडेड एनुअली, फर्स्ट पार्ट, वैल्यूज रखी पी की, आई 5%, और क्योंकि ये एनुअली कंपाउंडिंग है, साल में एक दफा, तो इसका मतलब है कि जो एक दफा कैलकुलेशन होनी है वो पूरे 5% के साथ ही होनी है। 1 × 6, ये क्या है, m × t, तो 6 दफा, 6 साल में 6 दफा कंपाउंडिंग होगी, तो 1340 रुपए बनते हैं। अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो
5% के हिसाब से 6 साल के बाद वो 1340 रुपए, तो इस हिसाब से 340.10 जो है ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न जो है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर वो सेमी एनुअली कंपाउंडिंग कर रहा है, सेमी एनुअली, देखिए इन्वेस्टमेंट वही है, टाइम वही है, रेट वही है, सिर्फ कंपाउंडिंग जल्दी हो रही है। 5% के हिसाब से 2 दफा नहीं हो रही। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.5% बनता है। तो देखने में 2.5 साल का वही 5 बनता है। लेकिन ये पहले एक्सप्लेन हो चुका है कि जैसे ही आल्दो आप रेट को आधा करके लगा देते हो, लेकिन जो 6 माह के बाद इंटरेस्ट बनना है वो तो प्रिंसिपल में चले गया और अगले 6 माह में फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट वही है, टाइम वही है, लेकिन आपको ज्यादा इंटरेस्ट अर्न हुआ है। इसी तरह से अगर क्वार्टरली हो तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट अर्न हुआ, यहां 4 आ जाएगा, और अगर वीकली हो तो यहां 52 आ जाएगा। तो 0.05 को 52 पर डिवाइड भी करना है। ये एक वीक का इंटरेस्ट रेट बनता है, एक वीक का। और 52 दफा ये कैलकुलेशन करना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रेट भी देखें कितना कम हो जाएगा एक वीक का, लेकिन इवन ज्यादा अमाउंट अर्न करेंगे। तो जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, चूंकि इंटरेस्ट ने प्रिंसिपल का हिस्सा बनना है, तो उतनी ही जल्दी इसमें जो है वो इंक्रीमेंट आ जाएगी। तो ये तो एक क्वेश्चन था जिसमें ये एक्चुअली इंडिकेट करना था कि सिर्फ कंपाउंडिंग जल्दी करने से आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न जो होती है वो ज्यादा अर्न करते हैं। A town wishes to plan a new hospital to meet the needs for 20 years. अगले 20 सालों के लिए वो अभी प्लान कर रहे हैं कि हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे, और कहता है कि उस हॉस्पिटल की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि अगले 20 साल तक के लोगों के लिए वो सफिशिएंट हो। एंड हेंस डिजायर एन एस्टीमेट, अंदाजा लगाना चाहते हैं कि 20 साल के बाद इस कंट्री की, इस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी। एंड डिजायर एन एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन इन 20 years. The population of the town at present is 10,000. आज उस टाउन की पॉपुलेशन 10,000 है, एंड इन द पास्ट हैज इंक्रीज्ड ईच ईयर बाय 3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और उन्होंने पास्ट ट्रेंड नोट किया है, तो पता चल रहा है कि एक साल में 3% पॉपुलेशन जो है वो टाउन की बढ़ती जा रही है। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंक्रीज कंटिन्यूज, यानी कि ये वाला रेट ही फर्ज करें वो कह रहा है कि चलता रहे, क्योंकि पास्ट में भी यही था और अगले 20 सालों में भी यही चले। कहता है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एट द एंड ऑफ 20 years. एक बात अगर आप इसको समझे तो हम मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में ना, हम हर दफा पैसों की बात और इंटरेस्ट की बात ही करते हैं। तो पैसों और इंटरेस्ट के अलावा भी तो चीज हो सकती है। इंटरेस्ट के अलावा रेट ऑफ इंक्रीज, इंटरेस्ट भी तो रेट ऑफ इंक्रीज ही होता है ना, तो ये रेट ऑफ इंक्रीज है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें तो उसने कोई कंपाउंडिंग, मैं कहता हूं उसे कंपाउंडिंग से करे ही ना। हमने पढ़ा हुआ है V0 1 + R, और जितने भी वो साल की है, 10,000 की पॉपुलेशन है, 3% के हिसाब से बढ़ती जा रही है, और कितनी दफा ये इंक्रीज है? 20 दफा। कैलकुलेट कर दें, ठीक है ना। ये लाजमी तो नहीं है कि आपने करना है, हमने याद करना, वैल्यू आफ्टर इंक्रीज पढ़ा था। अब ये प्रॉब्लम सोचें, मैं अगर इसे कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट वाले प्रॉब्लम से करें तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू है अगर उस टर्म से में हम यूज करें, और 20 साल के बाद की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना कंसर्न है। ये क्वेश्चन है, तो एक ही बात है ना, 20 साल के बाद की वैल्यू फ्यूचर। अब मसला ये है कि क्वेश्चन साइलेंट है सिंपल के कंपाउंड। अब ये ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो बड़ा क्लियरली लिखेगा, ये खुद हमें जज करना है। क्वेश्चन साइलेंट है, अब कैसे जज करना है? देखिए, एक साल के बाद 10,000 की पॉपुलेशन है, एक साल के बाद इसमें 3% का इजाफा हो जाएगा। चले मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, कैलकुलेशन भी परफॉर्म नहीं करता। 3% का इजाफा हो गया पॉपुलेशन में, 3% का 300 का इजाफा हो गया, 10,300 उसकी पॉपुलेशन हो गई। अब अगले साल जो इंक्रीज आएगी
वो जो 300 की इंक्रीज हो चुकी है वो भी क्या ओरिजिनल में शामिल करनी है? तो जाहिर है शामिल करनी है। और फिर जो 3% कैलकुलेट करना है वो ऑब्वियसली अपडेटेड वैल्यूज पर है, क्योंकि उसने कहा है कि साल के स्टार्ट में जो पॉपुलेशन है उसका 3% और, तो वो जो 300 लोग पॉपुलेशन में आए हैं वो हमको आप सेपरेट तो नहीं करोगे ना, वो भी तो उसी में शामिल करोगे, तो पॉपुलेशन 10,300 की हो जाएगी। अब जब पॉपुलेशन 10,300 की हो गई है और नेक्स्ट टाइम जो इंक्रीज आएगी वो अब जो पॉपुलेशन हो चुकी है 10,300 वो उसमें आएगी 3%। तो अब चूंकि ओरिजिनल वैल्यूज पे हर दफा नहीं अप्लाई हो रहा, अपडेटेड वैल्यूज यानी कि जो इंक्रीज आती है वो भी ओरिजिनल में शामिल हो जाती। यही कॉन्सेप्ट है ना कंपाउंड का। तो दैट्स वाई हम इस प्रॉब्लम को कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें आल्दो उसने कंपाउंडिंग आपका जो लिखा ही नहीं हुआ, जिक्र है ही नहीं कंपाउंडिंग का, तो कैसे इसे कंपाउंड से करेंगे? तो हर दफा तो जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन साइलेंट है। तो आप देखें कि क्या जो इंक्रीज आनी है ये सेंस कर रहा है ना कि हाँ तो ऐसे ही है ना, पॉपुलेशन बढ़ी, 300 बढ़ गए, एक साल के बाद 10,300 हो गए, अब फिर 3% बढ़ना है, तो 10,000 तो नहीं पॉपुलेशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब कौन सा है, अब 10,300 में 3%, तो अपडेटेड वैल्यूज पे, तो दैट्स वाई कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, 20 साल है और कंपाउंडिंग का जिक्र नहीं है, तो देन इसका मतलब होता है कि हर साल वैसे भी लिखा हुआ है ईच ईयर, ठीक है ना। एक साल के बाद 3%, यानी कि जो 3% इंक्रीज आनी है वो हर 6 माह के बाद नहीं है, वो एक साल के बाद है। और इसके बाद अगर आप इसका फार्मूला अप्लाई करें तो ये वही फार्मूला नहीं लिखा हुआ जो मैंने जरा डिफरेंट वे से लिखा हुआ था, ठीक है ना। उस वक्त एक्चुअली वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला था, लेकिन चूंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट में थे, अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने ये बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि अगर इंक्रीज आती जाए और अगली दफा इंक्रीज अपडेटेड वैल्यूज पर हो तो किस तरह से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही फार्मूला है, क्वेश्चन इसमें साइलेंट है, लेकिन हमने देखना है कि हर इंक्रीज अपडेटेड वैल्यूज पर होगी, तो दैट्स वाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल 18, Mr. Rashid invested rupees 60,000 in a company, but found that his investment was losing, कम होती जा रही है, नुकसान होता जा रहा है, 6% of its value per annum, 6% के हिसाब से उसे नुकसान हुआ जा रहा है। Find Mr. Rashid's investment after 2 years. उसने किसी जगह इन्वेस्टमेंट की एंड देन उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 6% के हिसाब से जो है वो कम होती जा रही है, 6% के हिसाब से कम होती जा रही है। आपने अब ये बताना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी रह जाएगी, कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 साल के बाद बिजनेस में रह गई। ये बात तो समझ आ गई कि ये परसेंटेज फॉर्म में डिक्रीज हो रही है। चलें, अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पे जाते ही नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी 60,000 की, 1 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट 6% के हिसाब से कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में डिक्रीज के बाद रह जाएगी वो शायद इतनी इन्वेस्टमेंट रह जाती है। या मैं उसको सॉल्व भी नहीं करता, मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, 60,000 और 1 साल के बाद वो डिक्रीज होगी 6%। अब जो अगली दफा डिक्रीज होगी, अब उसकी इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस में 60,000 है ही नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 60,000 है ही नहीं, उसकी जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में वो ऑलरेडी जो है वो कम हो चुकी है। और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 56,400 रह गई है, 56,400 उसकी बिजनेस में अब इन्वेस्टमेंट रह गई। क्यों? 6% उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नुकसान हो गया, अब उसके पास पैसे ही इतने रह गए। अगली दफा जो कैलकुलेशन होगी वो इस वैल्यू पर होगी,
56,400 का 6% कम होगी। तो फिर अगेन अपडेटेड वैल्यू, और जब भी कोई इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट होनी है और वो ओरिजिनल का हिस्सा बन के अगली कैलकुलेशन में जाना है, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो दैट्स वाई ये भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट से ही इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंटली 60,000, 1 माइनस, क्योंकि इंक्रीज हो तो प्लस और अगर डिक्रीज हो तो माइनस 6%। और कब कंपाउंडिंग या कब ये डिक्रीज है? 1 साल के बाद, लाइक दिस वन, एंड 1 into 2, तो वही 53,116 रुपए जो है उसकी 2 साल की। ये भी वो क्वेश्चन है जिसमें कोई मेंशन नहीं है कि जी ये डिक्रीज परसेंटेज के हिसाब से हो रही है, तो इंटरेस्ट भी तो परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, तो क्वेश्चन तो उसी तरह का है। लेकिन नोट किया हमने, कंपाउंडिंग का जिक्र नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की सेंस ये कहती है कि जो 1 साल के बाद डिक्रीज मजीद आनी है, वो जो वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है, यानी कि उसमें डिक्रीज की जा चुकी है, अगली डिक्रीज तो उसमें आनी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जांपल 19, अ वैल्यू ऑफ द पावर लूम डिप्रेशिएटेड, कम होती जा रही है, जैसा ना डी वैल्यू होता जा रहा है, एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। कोई मशीनरी है, वो कहता है उसकी जो वैल्यू है जितने की खरीदी थी हर साल 10% कम होती है, बट विद द वैल्यू ऑफ द पावर लूम आफ्टर 5 ईयर विच इज नाउ परचेज 50,000। ये बिल्कुल ऊपर वाला ही प्रॉब्लम कि जी 50,000 की मशीन है, हर साल 10% कम होता है, और हमें क्लियर है कि करंट वैल्यू जो कम हो चुकी होगी अगली डिक्रीज उसमें आएगी, तो ये आपके पर कंपाउंड इंटरेस्ट से आप लोग करोगे विद द माइनस, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉब्लम है, ये तीनों शायद आपके एग्जाम के ही हैं, जिसमें आप कह ले क्वेश्चन साइलेंट था, लेकिन सेंस ये कहती थी कि हर अगली जो डिक्रीज है वो अपडेटेड वैल्यूज पर आनी है। तो आप कहेंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लिखा हुआ कंपाउंडिंग, कंपाउंड बड़ा क्लियर है, लेकिन लिखा नहीं हुआ, सेंस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह से ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी है। इन हाउ मेनी ईयर्स a sum of 3,000 would amount to 4,814 at 6% compounded semi-annually। मेरा ख्याल बड़ा क्लियर क्वेश्चन है कि कोई इन्वेस्टमेंट जो 3,000 की जाए, कहता है कितने सालों के बाद वो 4,814 रुपए बन जाएगी, 6% इंटरेस्ट रेट हो, ये होते ही पर एनम है, कंपाउंडेड वर्ड आ गया, कंपाउंड से करना है, और कंपाउंडिंग है सेमी एनुअली। प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट, रेट, कंपाउंडिंग और एन जो है वो एक्चुअली फाइंड आउट करना है। वैल्यूज पुट कर दी, ए भी मालूम है, पी भी मालूम है, 1 + i 0.06/n to the power n। अच्छा, अब इसके बाद जाहिर है n पावर में, अननोन पावर में चले गया, और हमें पता है कि अगर कोई चीज पावर में आ जाती है, अननोन अगर पावर में आ जाता है, तो देन हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अब कैलकुलेटर से हेल्प ले लें, ये स्टेप अपने बचाएं, टाइम बचाएं, लेकिन कोशिश किया करें कि कैलकुलेटर को भी ना थोड़ा मौका दें कैलकुलेशन का। लाइक ये भी लिखा जा सकता था, सीधा लिखा जा सकता था कैलकुलेटर पे, ये ऐसे लिख देते, लेकिन क्यों अपना टाइम भी वेस्ट करना। हमें पता है ये 1.03 है, तो सॉल्व कर लेना ऐसे, और ये 3 को इधर डिवाइड कर लिया, तो थोड़ा सा, ताकि कैलकुलेशन में भी जल्दी से हम लोग जो है वो इवन फीड कर सकें। अब कैलकुलेटर हम लोग ले लेते हैं, और इस कैलकुलेटर में हम वैल्यूज फीड कर देते हैं, और अपना टाइम हम एक्चुअली सेव करना चाहेंगे। 1.60469 1.60469 4 6 and 9 इज इक्वल। अच्छा, जब आपने सॉल्व करना हो ना, अल्फा और एक्स, सॉरी पावर में जाना था इसने, पावर एंड देन अल्फा एंड देन एक्स। अब ये इक्वेशन है, सॉल्व, इंसर्ट, सॉल्व, इक्वल 15.1
15.99 और मैंने राउंड फिगर ज़ाहिर है अगर आप इसको 9 को भी राउंड करेंगे तो 16 बनते हैं। ये 16 साल नहीं है, 16 साल नहीं है, ये 16 कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं। 16 दफा कैलकुलेशन के बाद ये 3000 की जो रकम है वो 4814 रुपए बन जाएगी। और उसने क्या पूछा था, इन हाउ मेनी ईयर्स पूछा था, उसने ईयर पूछा था। क्योंकि उसने ईयर्स पूछा हुआ था और हमने कैलकुलेशन किया है कि टोटल 16 दफा कंपाउंडिंग करेंगे तो देन जाके ये सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी 16 दफा कंपाउंडिंग के बाद। और हमने चूंकि ईयर्स कैलकुलेट किए हुए हैं, सॉरी टोटल कंपाउंडिंग्स कैलकुलेट की हमने एन है, एन में अलबत्ता टी जरूर है, ठीक है ना। तो ये 2m में टी फाइंड करना है। कैलकुलेशन में 1600 तो 8 साल बनते। वैसे भी डायरेक्टली भी कह सकते थे, सेमी एनुअली है, 16 दफा कंपाउंडिंग का मतलब है 8 साल तक आपको ये कंपाउंडिंग जो है वो परफॉर्म करनी केयर करेंगे। अगर वो पूछता ना हाउ मेनी टोटल कंपाउंडिंग पीरियड्स, फिर 16, हाउ मेनी ईयर्स, तो आपने तो n फाइंड किया है, n का मतलब भी टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स है जो कि m इंटू टी बनता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपने इसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर दी। 21, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 8 ईयर विल 3000 अमाउंट टू 5000। इस दफा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना कंसर्न था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना कंसर्न है। थोड़ी सी मैनिपुलेशन की, इसके बाद आप इसको कैलकुलेटर पे रख दें, यानी कि सारी की सारी आप आल्दो आपको बताया गया है कि अगर अननोन, अच्छा ये अननोन, सॉरी ये अननोन पावर में नहीं है, ये अननोन नहीं पावर में कांस्टेंट है और अननोन तो यहां आ रहा है। तो ये सिंपल होता है, कैसे, आप इसकी रेसिप्रोकल पावर दोनों साइड पे ले लें, रेसिप्रोकल पावर ये इसके साथ और इधर भी फिर करना पड़ेगा, ये इसलिए 1/16, ठीक है ना। और इवन देन आप इसकी भी कैलकुलेशन को थोड़ा सा अवॉइड करें अगर, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 1.67 इक्वल ब्रैकेट लगा ले तो कि 2 टर्म्स आपने लिखनी है और देन x न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज, नो ब्रैकेट, एरो देखिए इस वक्त यहां पर है, आप इसे राइट एरो करेंगे तो ये बाहर आएगा एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। और पावर जो है उसकी आप कर देंगे 16, ठीक है, देन सॉल्व एंड इज इक्वल। अब देखें ये कैलकुलेट कर रहा है, और आप आगे जाके भी अपने प्रॉब्लम्स देखोगे तो ये काफी टाइम एक्चुअली सर्व करेगा। मैंने जो कि शायद थोड़ी डायरेक्ट नहीं किया था, मैंने राउंडिंग की हुई थी और देन आंसर 6.5 आ रहा है और यहाँ 6.4 आ रहा है। चूंकि मैंने राउंडिंग की थी, अब एग्जामिनर तो इसकी राउंडिंग की केयर करेगा 6.5, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो बहाल कोशिश करें कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही आप ये कैलकुलेशन दें। क्वेश्चन है, इफ ₹8,000 is invested now to earn 10% compounded annually, इंटरेस्ट रेट 10% है और साल के बाद कैलकुलेशन होनी है, फॉर 3 years, और ये 3 साल तक होना है, एंड 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब रेट भी बदल गया है, पहले 10% रेट मिल रहा था 3 साल तक और फिर रेट 8%। बैंक ने कह दिया कि नहीं जी अब हम इतना नहीं पे कर सकते, हम आपका रेट कम कर रहे हैं। अलबत्ता ये फेवर किया, वो कहता है जी कैलकुलेशन हम सेमी एनुअली कर देंगे, ये बेनिफिट में होगा ना, जल्दी हो रही है। और फॉर द एंड ऑफ 5 years, मतलब 3 साल के बाद, अगले 2 साल, क्योंकि उसने अपनी स्टेटमेंट कंटिन्यू की है ना, उसने कहा है कि 3 साल के बाद ऐसे और फिर अगले 5 साल के आखिर तक हम इस तरह से करेंगे। What would be the size of total investment after 5 years? इतनी तो समझ आ गई है कि 8,000 की इन्वेस्टमेंट है और 5 साल के बाद आपसे पूछ रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट अब कितनी हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। फर्क क्या आ रहा है, रेट चेंज हो रहा है और इवन कंपाउंडिंग साइकिल भी चेंज हो रहा है, पीरियोडिक साइकिल भी
चेंज हो रहा है, इसे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। कितनी दफा कंपाउंडिंग करनी है जी? साल में 2 दफा, तो कह दिया जाता है जी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 4 है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हम 2 तरह से करेंगे। पहला आप समझ लेंगे, जो कि शायद कोई उसमें डायरेक्ट कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं है, जो पढ़े हुए हैं वो ही इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन फिर एक डायरेक्ट फार्मूला भी है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो। और लेकिन इसी तरह का जब दूसरा प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होगा, और उसमें जो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन 1 बताऊंगा शायद वही एक ऑप्शन रह जाएगी। अब देखिए, पहले जितने प्रॉब्लम हमने किए थे, जो इन्वेस्टमेंट की जाती थी और फिर पूछा जाता था 5 साल के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी, इस दौरान 5 साल में 2 चीजें चेंज नहीं हो रही थी, बल्कि 3 चीजें चेंज नहीं हो रही थी। और वो क्या कौन सी थी यार? बात सुनो, 3 चीजें जो चेंज नहीं हो रही थी वो क्या क्या थी? ना तो वो मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो शख्स, एक ही दफा की ना 8,000, और ना ही उस दौरान उसने कोई बैंक से निकलवा लिए। ये भी तो हो सकता था उसने बैंक को 8,000 रखे 5 साल के लिए कहा, लेकिन 2 साल के बाद कहता मुझे जी कुछ जरूरत पड़ गई अपने एक्सपेंस के लिए, तो मेरे जो पैसे हैं जाहिर 8 और प्लस उसमें इंटरेस्ट भी आ चुका होगा, वो आपको कहे कि जी 3,000 रुपया जो है वो उससे दे दे, मुझे ना चाय का उसको कह दे, तो 3,000 रुपया मेरे जरा पैसे उसमें से निकाल दे। इसका मतलब है 3 साल के बाद उसके प्रिंसिपल में चेंज आ रही है। कैसे हो सकता है मजीद एडिशन कर दे? वो कह रहे हैं ये मेरे पास और पैसे आ गए, पहले मैंने 8,000 रखा था, वो तो बढ़ ही रहे थे, जरा मेरे पैसों में ये 5,000 और शामिल कर ले, मैंने फला जगह से अरेंज कर लिए हैं, तो चले ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट में चले जाए। चेंज आ गई ना 3 साल के बाद, वरना तो वो फिक्स डिपॉजिट चल रहा था 8,000 का, अब चेंज आई है। लेकिन अगर ये चेंज ना आए, यानी कि प्रिंसिपल जो एक दफा स्टार्ट में जमा कराया, पूरे स्पैन में 5 साल के दौरान इन बिटवीन कोई प्रिंसिपल में चेंज नहीं आई, कैसे आ सकती थी? कोई नई इन्वेस्टमेंट वो बैंक में कर सकता था या वो अपने एक्सपेंस के लिए निकलवा सकता था, तो वो नहीं आई। ओके, इसमें भी नहीं है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं है, क्योंकि जो 8,000 रखा था वो ही चल रहा है। लेकिन इसमें जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, पूरे टाइम के दौरान इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होना चाहिए, और पूरे टाइम के दरमियान कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये अगर 3 चीजें चेंज नहीं हो रही तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी प्रॉब्लम आप बैक पे देखें तो यही हो रहा था कि फिक्स डिपॉजिट जो उसने स्टार्ट में किया बस वही चला, हाँ इंटरेस्ट से वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसमें प्रिंसिपल में आपने इन बिटवीन कोई चेंज नहीं की, ना ऐड किया ना ड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे स्पैन में एक ही चल रहा था, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एक ही चल रही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया। अब आप अपने प्रॉब्लम को 2 पोर्शन में कर लें, इसलिए कि 3 साल के बाद कंडीशन चेंज हो रही है। लेकिन जरा नोट करें, पहले 3 साल तो नहीं हो रही ना, पहले 3 साल तो कोई चेंज नहीं आ रही, वही प्रिंसिपल है 8,000, वही इंटरेस्ट रेट है 10% और वही कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है एनुअली, लेकिन ये सिर्फ 3 साल तक। तो आप अपने प्रॉब्लम को सिर्फ 3 साल के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे? आप कहेंगे कि 8,000 की इन्वेस्टमेंट है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप कह दें कि हमने 3 साल का जो इंटरेस्ट था इन पैरामीटर्स के साथ वो उस प्रिंसिपल में शामिल कर दिया है। अब जब आंसर आएगा, आप उस आंसर को अगले 2 सालों के लिए प्रिंसिपल आप समझेंगे और उसको फिर ले जाएंगे, लेकिन अगले 2 सालों के लिए जो आपने इंक्रीज करनी है वो डिफरेंट पैरामीटर से करनी है, वो रेट 8% के साथ करनी है और M1 की बजाय 2 के साथ। तो 2 पोर्शन, क्यों? पहले 3 साल रेट और इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एक जैसी थी, अगले 2 साल कंपाउंडिंग और फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है कि जहां चेंज, हाँ हर साल वो चेंज करता तो हमें हर साल ही बदलना पड़ना था, लेकिन उसने 3 साल के बाद बदला, तो मैंने कहा जी पहले 3 साल का ले लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को 2 पोर्शन में सॉल्व कर रहे हैं हम। पहले पोर्शन में क्या किया कि 8,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी 3 साल के बाद
वो इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए हम कहते हैं कि ये बन गए, ठीक। और अगले 2 साल के बाद अब वही जो इन्वेस्टमेंट है उसको मजीद मैंने 8% के हिसाब से कंपाउंडेड क्वार्टरली, चूंकि 8% था मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कंपाउंडेड क्वार्टर सेमी एनुअली है ना, तो मैंने डायरेक्टली उसे 0.04 लिख दिया। और क्योंकि साल तो 2 ही थे ना, 3 से 5 साल तक 2 साल थे, और सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है तो टोटल 4 दफा कंपाउंडिंग करनी है। तो क्या किया मैंने, जहां पर रेट चेंज हुआ है या कंपाउंडिंग चेंज हुई है, अपने प्रॉब्लम को मैंने वहां तक पहले सॉल्व किया, ये आ गया, और फिर इसको समझा प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने ये रेड की हुई है। अब ये प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है और इस पे 2 साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो 8% के साथ सेमी एनुअली, और आप बता सकते हैं 12,456.65। एक तरीकाकार तो ये है जनरल मेथड, अपने प्रॉब्लम को देखें और समझें कि जी कहां पर एक चेंज आई है, बस अपने प्रॉब्लम को वहां तक लेके जाएं। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना तो प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए, ना इंटरेस्ट रेट चेंज होना चाहिए, ना कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे वो तो सिर्फ 3 साल तक ऐसा रह रहा था, ओके, पहले इसको प्रिंसिपल समझते हुए आप 3 साल के बाद का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। आप कहेंगे इतने पैसे उसके अकाउंट में हो गए, ये तो हमें पता ही ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अपडेटेड वैल्यू पे सारा काम करना है। 3 साल के बाद जो प्रिंसिपल कंसीडर होगा वो अब ये वाला होगा, ये वाली रकम, वो मैंने एज इट इज लिख दी। आप कहेंगे 3 साल का प्रिंसिपल ये था, इसे मजीद 2 साल के बाद 8% सेमी एनुअल ले जाए तो 12,456 रुपए बन जाएगा। ये थी एक ऑप्शन, मैंने बात की थी ना, ये तो थी एक ऑप्शन, जनरल ऑप्शन। ना समझ आए आप कहेंगे 3 साल के बाद चेंज आनी है, हम पहले 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फ्यूचर बना लेते हैं। अच्छा, ये अगर आप कहेंगे जी फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, तो 8,000 का ये फ्यूचर है और इस 12,456 की ये प्रेजेंट है, ऐसा ही है ना। हर अगली वैल्यू के लिए पिछली वैल्यू जो है वो प्रेजेंट, और हर अगली जो पिछली वैल्यू जो अगली के लिए फ्यूचर की का रोल प्ले करती है। 8,000 का फ्यूचर ये है और 12,456 का प्रेजेंट, 3 साल पहले का प्रेजेंट, 2 साल पहले का जो प्रेजेंट है वो ये है, ठीक है ना। इसी ने ही फ्यूचर का रोल प्ले किया और अगले कैलकुलेशन के लिए इसने जो है वो रोल प्ले किया। अब डायरेक्ट फार्मूला क्या है, इसको जरा नोट करें, बस इसको नोटेशन दे दें, डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। क्यों हम ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि जी पहले 3 साल का करें फिर उसको 2 साल का करें, तो क्यों ना इसको डायरेक्टली एक ही दफा करें। तो देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल, ओके, 1 प्लस ये है पहला रेट 10% था ना, और कंपाउंडेड भी एनुअली था, और ये एक रेट हो गया। आगे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मैंने भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस ये दूसरा रेट है। तो बस आप फार्मूला रख दें, एक ही फार्मूला बन गया, बजाय इसके कि आप, यानी कि जो चीज मैंने मैन्युअली कैलकुलेट की बाद में नोट किया तो कहा ये तो बड़ी अच्छी तरतीब बनी हुई है, 2 रेट मिक्सअप है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो पहले 3 साल का ये फैक्टर लग जाएगा, अगले 2 सालों के साथ ये फैक्टर लग जाएगा। तो क्यों 2 कैलकुलेशंस करनी, बाय नॉट सिंगल एक स्टेप में, तो एक स्टेप में। तो ये इसका अल्टरनेटिव था, जो कि ऐसा फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा फार्मूला कि जिसमें कंपाउंड रेट चेंज हो जाए या कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज आ जाती है, तो देन आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। देखें वही आंसर आ रहा 12,456.65। तो आई थिंक सो कि एक तो आपको प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है, एग्जाम में आता है, वो एग्जामिनर रेट चेंज करता है, वो कहता है जी 1 साल के बाद रेट ये हो गया था, कोई चीज चेंज करे, अगर वो इंटरेस्ट रेट ना भी चेंज करे 10% ही रहने दे, चलें 10%, लेकिन कहता है फ्रीक्वेंसी मैंने कंपाउंडिंग सेमी एनुअली कर दी तो चेंज तो फिर आ गई। हाँ, दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही, फिर आप वही एक फार्मूला लगाएंगे, ये 1 प्लस आई ओवर एम टू द पावर एन, वो एक ही फार्मूला आप अप्लाई करोगे। तो यहां पर चूंकि चेंज कर रहे हैं तो मैंने साथ उसके कंपोनेंट लगा दिया, लेकिन ये वो चेंज है कि जिसमें रेट या कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रही है। अब जरा एक और प्रॉब्लम पढ़ते हैं, कुछ इसी किस्म का ही। कहता है अ मैन बारोड, उधार लिए 15,000 रुपया 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर। 15,000 बारो किया, 8% रेट था और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होना था, 6 साल के लिए उसने जो है वो
लोन लिया, 6 साल के बाद उसने पैसे वापस करने थे। इफ ही पेज, वो कुछ अपना पैसे रेंज हो गए उससे, होता ना कि चले करने तो 6 साल के बाद ही थे, मैं जरा अभी पे कर दूं ताकि मुझे जो इंटरेस्ट पड़ना था वो तो थोड़ा कम हो ना, क्योंकि उसने जो पेमेंट की है, जो पेमेंट करेंगे लोन उसका कम हो जाएगा, तो फिर अगले सालों का इंटरेस्ट भी रेट कम हो जाएगा। एट 5,000 एट द एंड ऑफ 3.5 ईयर, 3.5 साल के बाद उसने अपने लोन में से जो 15,000 नहीं होगा, 3.5 साल में वो बढ़ चुका होगा, उसमें से 5,000 उसने कम कर दिया, वापस कर दिया। अब उसका प्रिंसिपल ज़ाहिर है थोड़ा बहुत कम हो गया होगा। एंड 8,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, फिर उसके पास किसी तरह से पैसे रेंज हो गए 5 साल के बाद। देन उसने कहा चले जी मजीद में 8,000 रुपया और पे कर देता हूं। करना टोटल 6 था, लेकिन इन बिटवीन उसने कुछ पेमेंट्स कर दी हैं। कहता है व्हाट अमाउंट ही विल हैव टू पे फाइनली टू सेटल द डेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द डेट। कहता आखिरी 1 साल रह गया, मजीद कितने पैसे वापस करे कि उसके जुम्मे जो लोन है वो खत्म हो जाए। अगर वो इन बिटवीन पेमेंट ना करता, और क्वेश्चन सिंपल बन जाना था, 15,000 का लोन बारो किया है, 8% रेट है, 6 साल के बाद का मैंने फ्यूचर निकाल देना था और कह देना था कि ये 15,000 उसने लोन लिया है, 6 साल के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू बता देनी थी, क्योंकि वो तो नहीं चेंज हो रहा ना रेट चेंज हो रहा है ना उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रही है, और हमने सिंपली आंसर करके कह देना था प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, चेंज तो आ रही है, रेट नहीं चेंज हो रहा, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी पूरे 6 साल में चेंज नहीं हुई, तो किस चीज की चेंज आ रही है? प्रिंसिपल में चेंज आ रही है। अब प्रिंसिपल कम हो रहा है क्योंकि वो पे कर रहा है। इसके अपोजिट भी हो सकता था वो 5,000 मजीद लोन ले लेता, प्रिंसिपल बढ़ना था, वो 8,000 मजीद लोन ले लेता या पे कर देता, तो प्रिंसिपल ने कम होना था। अब मुझे क्या करना है, बिल्कुल अब वो पहली ऑप्शन जो पिछले प्रॉब्लम्स में हमने किया था कि जी 3 साल का रेट और था, तो मैंने इसको फ्यूचर बनाया। अब वहां पर वही चॉइस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 3.5 साल के बाद इंटरेस्ट डाल दें, 15,000 रुपया 15,000 नहीं रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। पहले चेक तो कर ले वो कितना हो गया है। तो आप कहेंगे कि भाई अगर आपने 3.5 साल के बाद वापस करना है तो 3.5 साल का मैंने इंटरेस्ट डाल दिया, इतने बन के वापस कर दे। वो कहेगा सारे तो नहीं है, 5,000 ले लो। तो वो क्या करेगा, जितना उसके जुम्मे लोन हो चुका होगा उसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा, बाकी जो रकम बनेगी वो देन उसका अब वो लोन कंसिडर होगा, अब उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना है। एक फिर चेंज आई, जो भी रकम बनी हम कहेंगे कि 1.5 साल और तुमने यूज किया, 1.5 साल का फिर इंटरेस्ट, 5 साल के बाद अगर वापस करना है तो इतने। वो कहता नहीं मैं सारे तो नहीं कर सकता, मैं 8,000 दे रहा हूं। हम फिर उसके अमाउंट में से 8,000 माइनस कर देंगे। हाँ, बाकी जो उसके उसमें बच जाएगा वो 1 साल और इस्तेमाल करेगा, बाकी जो रकम बची हुई होगी उसके ऊपर हम उसको 1 साल का इंटरेस्ट पे कर देंगे, लगा देंगे और कह देंगे कि भाई आप इतने पैसे दे दो और आपका लोन क्लियर हो गया। बिल्कुल पिछले वाला ही प्रॉब्लम है, इसलिए कि 6 साल में आल्दो इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आ रही, लेकिन प्रिंसिपल में चेंज आ रही है, वो कम होता जा रहा है रूटीन से। तो हम इस प्रॉब्लम को अब मजबूरी है स्टेप वाइज ही इसे परफॉर्म करेंगे। तो पहला जो स्टेप किया है वो 15,000 का लोन था, 3.5 साल के बाद पहले तो मैंने इसका फ्यूचर बनाया, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली के साथ फ्यूचर बना, 19,738 ये उसको वैल्यू अपने लोन की सूरत में पे करनी थी ये। लेकिन सारी तो नहीं पे की, उसने 5,000 उसमें से पे कर दिया। अब 3.5 साल के बाद उसके जुम्मे ये लोन रह गया। देखिए 15,000 का लोन था, आपने कहा 5,000 वापस तो किया तो 10,000 रहना चाहिए। वो पहले लोन 3.5 साल का इंटरेस्ट तो डाले ना उसमें, अब वो 14,738 रुपए रह गया। अब ये जो 14,738 रुपए है इस पर 1.5 साल का 3 कंपाउंडिंग पीरियड आएंगे ना, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, 1.5 साल में 3 आएंगे और 3.5 साल में कितने आएंगे, 7 साल में 2 दफा, 3 साल में 6 दफा और 3.5 साल एक और 7, ये 7 इसलिए है। अब उसके पास लोन फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन अब प्रिंसिपल उसके समय सिर्फ इतना था, इसके ऊपर लोन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वो हो गया 16,500 और 79 रुपए। वो कहता जी इतने पैसे दें, वो कहते इतने पैसे, चलिए 8,000 ले ले, 8,000 हमने कम कर दिया, 8,579 रह गया।
हाँ, इसके ऊपर अब 1 साल का लोन सेमी एनुअली तो 2 दफा, और अब 9,280 रुपए अगर पे करता है तो देन उसके जिम्मे से लोन ऑल टुगेदर जो है वो खत्म हो जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम रूटीन में 3 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के, जिसमें रूटीन तो नहीं है ना, थोड़ा सा सेंस लगाना है। अब देखिए इन प्रॉब्लम को आप ना ये टाइम लाइन जैसे कह ले, मैं अगर टाइम लाइन बना लेंगे ना तो फिर जरा समझने में आसानी हो जाती है। अच्छा पहले यहां तक ले जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट डाल देते हैं, ये अमाउंट बन गई, इसमें से इतनी पेमेंट हो गई, अब ये उसके सुमे इतना लोन रह गया, फिर 1.5 साल वो लोन इस्तेमाल करता है, जब भी आगे जाना है उसको इंक्रीज कर दे, पेमेंट करनी है माइनस कर दिया, बाकी जो बचा फिर उसको आगे लेके चल पड़े, ठीक है ना। और अगर वो ऐसा नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करता, फिर तो सिंपल था, 15,000 का लोन है, 6 साल के बाद हमने उसकी अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्डली बना देनी जी। अगर आज जो मैंने 4-5 क्वेश्चन आपसे अभी सॉल्व किए हैं, इसके रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें ताकि फिर हम आगे चलें। आई थिंक सो, क्या आपको क्लियर है? अच्छा, ये चैप्टर ना काफी लेंथी है, काफी मुश्किल नहीं है क्योंकि फार्मूले वही 4-5 चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअली चलना है हमने, और 20% का क्वेश्चन आता है, 20% मेंशन है। मिस्टर एफसन invested certain amount in a business which is expected to earn a profit at the rate of I% per annum। कहता जी रेट नहीं पता क्या मिल रहा उसको बैंक से, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी m is equal to 1, और कंपाउंडिंग का वर्ड आ गया। द सम इन्वेस्टेड, जो सम पैसे, द सम इन्वेस्टेड accumulated to rupees 117,128 and 128,840.80 at the end of 4th and 5th year respectively। यानी कि जो पैसे उसने यहां इन्वेस्ट किए थे, अब रेट नहीं हमें पता क्या है, कहता वो पैसे बढ़ते बढ़ते 4 साल के बाद इतने हो गए आफ्टर 4 ईयर, और फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, जाहिर है अब इंटरेस्ट रेट तो, और 5 साल के बाद वो बढ़ के इतने हो गए, 4 साल के बाद ये अमाउंट हो गई, फिर वो बढ़े, और 5 साल के बाद यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ तो ये। अब अगर तो होता सिंपल इंटरेस्ट, और मुझे भी पता है कि हर साल का इंटरेस्ट वही रहना था, मैंने इन दोनों को माइनस कर देना था, और जो वैल्यू आनी थी वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न आ जाना था पर ईयर, तो मेरे लिए बाकी सारा क्वेश्चन आसान था। लेकिन हम समझ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो डिफरेंट होती है। पहले 0 से 1 पर गए थे, याद करें 10, फिर 11, फिर 12.1। अब हमें तो नहीं पता कि ये किस साल की बात हो रही है, 4 से 5, तो रेट तो हमें पता ही नहीं है, वही फाइंड करना, कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दें, आई फाइंड करना कंसर्न है। अगर हम फार्मूले पढ़ते हैं, A इज इक्वल टू P 1 + I over m to the power n, इसने ये पूछा हुआ है, तो मुझे फिर ये चाहिए, m तो खैर मुझे पता है, AP चाहिए। अब आपके ज़हन में होगा जो P तो प्रेजेंट वैल्यू होती है, वो तो नहीं पता कि इतना कितना सम इन्वेस्ट किया, बिल्कुल सही है, ये तो नहीं इस क्वेश्चन में मेंशन। लेकिन हम एक चीज को भूल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो P होता है प्रेजेंट वैल्यू, वो हर दफा चेंज होती है। स्टार्ट में 100, अगले साल के बाद, अगले साल के लिए अगर मैं पिछले साल का P दूंगा तो 110। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कोई 2 वैल्यू मिल जाए कहीं पर भी, आप उसे कह दें ये प्रेजेंट है, किसका प्रेजेंट है, हाँ ये बात सही है, ये इसका प्रेजेंट है, इस फ्यूचर का ये प्रेजेंट, या आप ये कह सकते हो इसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू कहते हो तो 1 साल के बाद का फ्यूचर ये आ जाएगा। तो हमारे ज़हन में था कि शायद प्रेजेंट यहीं पर जो उसने इन्वेस्ट किया उसे ही कहना है, वो भी प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट इसका है, वो प्रेजेंट इसका है, वो हर अगली टर्म का प्रेजेंट है। फर्क क्या है, इसके 4 साल के बाद का ये प्रेजेंट है, और ये अगर कंसीडर किया जाए यहां से
तो 5 साल के बाद का प्रेजेंट पहले का प्रेजेंट है, ठीक है। तो चूंकि मेरे पास ये दो रकम अवेलेबल हैं, तो दैट्स ऑल, मेरे पास में हेल्प पूरी होगी चीजें, और मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। बड़ी केयर की मैंने, 5 नहीं रखना टी को, टाइम देखना है 4 से 5 साल का कितना टाइम गैप है, 1 साल का। ये 1 इसलिए रखा, 4 नहीं रखा, 5 नहीं रखा, यहां से 5 साल का गैप है। तो यहां तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास थी नहीं जिसको मैं यूज करता, तो मैंने जो प्रेजेंट यूज किया है, फ्यूचर यूज किया है, वो 1 साल के बाद का फ्यूचर है ना, इसलिए मैंने यहां पर जो है वो 1 रखा, यहां से आई आ जाएगा। अब यहां से आई अगर आ जाएगा तो फिर उसने एक साथ और क्वेश्चन भी किया है, कहता जी एक्सपेक्टेड वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 8 साल के बाद वो कितने पैसे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अब ये प्रेजेंट ले ले और 8 साल के बाद का फ्यूचर, लेकिन क्या केयर करनी है, प्रेजेंट फ्यूचर के दरमियान टाइम गैप 3 साल का, प्रेजेंट फ्यूचर के दरमियान 3 साल का, ये भी ले सकते थे, लेकिन इस वक्त फिर आपने क्या करना था, 4 साल का गैप देना था, एक ही बात है। अब हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन वो फॉर्मूला अप्लाई किया, इस वक्त ए फ्यूचर 8 साल के बाद का कैलकुलेट करना था, इसको मैंने एज अ प्रेजेंट वैल्यू ली, रेट कैलकुलेट किया जा चुका था, और 3 साल इसलिए लिए मैंने कि जिसको प्रेजेंट ले रहा हूं और जो फ्यूचर ले रहा हूं उसका टाइम गैप 3 साल का है। 171,481 हो जाएंगे। अगर आप यहां पर 117128 ले लेते यहां पर, तो फिर टाइम गैप में यहां 4 आ जाना था, और देन आंसर फिर भी वही आना था। क्यों? वो 128 में 1 साल का इंटरेस्ट शामिल हो चुका है, किसमें, 117 से, और अगर नहीं लेंगे तो फिर 4 साल का शामिल कर दे, ठीक है ना। तो आई फाइंड करना था, पहले भी हमने आई फाइंड किया था, लेकिन पहले डायरेक्टली आपको 0 ईयर प्रेजेंट और फ्यूचर दिया हुआ था, यहां आपको लग रहा था दोनों ही फ्यूचर है, आल्दो इसके लिए ये दोनों फ्यूचर हैं, लेकिन अगर आपस की इनकी बात की जाए तो ये प्रेजेंट है और ये उसका फ्यूचर है 1 साल के बाद का। ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम थी और आपने फ्यूचर वैल्यू मालूम की, ऐसे था ना। पी आपके पास था, आपको मैंने कहा था अमाउंट मालूम करें, फ्यूचर वैल्यू मालूम करें, तो उस तमाम क्वेश्चन में हमने फ्यूचर वैल्यूज ही मालूम की। अब उसके उलट है, क्या कहता, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपको अमाउंट का पता हो, फ्यूचर वैल्यू का पता हो। पी फाइंड करना है, ए का पता हो, प्रॉब्लम ऐसे बना दे। अच्छा, फार्मूला वही लगा दे, सॉरी फार्मूला जो है आप अब भी कोई लगा दे, ना कोई नया फार्मूला याद करे। ये क्या था, ए मालूम करना था, अब क्या मालूम है, प्रेजेंट पी मालूम करना है, तो वो इसके डिवाइजर में आ जाएगा, तो इसके डिवाइजर में आ जाएगा। लेकिन आपको याद होगा मैंने रूटीन में ये कहा था कि हम एक सिस्टमैटिकली लिखते हैं, और शायद आपको ऐसा ही लिखना है, और ये माइनस एन कर दीजिएगा, ये ऊपर चले जाएगा ना, ये न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो फार्मूले की सिमेट्री बन जाएगी कि अगर आपने पी मालूम करना हो, ए 1 प्लस, आप समझना है ए से स्टार्ट करके आप ना लेफ्ट पर आ रहे हैं, ए से स्टार्ट लिया लेफ्ट पर आ रहे हैं तो नेगेटिव, और अगर आपने ए मालूम करना हो, ए तक पहुंचना हो, पी से स्टार्ट लिया राइट पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, जो पहले किया था हमने। तो एक ही तरह, क्योंकि इसलिए लोग लिखते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल एक तरह की ही सिमेट्री जो है वो बन जाती है। कंपाउंडिंग मेथड इज यूज्ड टू नो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी, इसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। कन्वर्सली, अब ये डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंटिंग इज अ वे टू कंप्यूट प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर। बस उन्होंने एक टर्म बोल दी है, और ये टेक्निकली वो यही बोलते हैं, यानी कि अगर आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो वर्ड लिखेगा कंपाउंडिंग, और अगर फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आप तो वो वर्ड लिख लेता है डिस्काउंटिंग।
वो कहता है ये डिस्काउंटिंग प्रोसेस है, मतलब आपको फ्यूचर मालूम है, आपने प्रेजेंट मालूम करना है। प्रेजेंट वैल्यू मालूम है, फ्यूचर वैल्यू की जानिब जा रहे हैं, कंपाउंडिंग। फ्यूचर मालूम है, प्रेजेंट वैल्यू की जानिब आ रहे हैं, डिस्काउंटिंग। यहां पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की बात करता है। जब कंपाउंडिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है वो, और है वही इंटरेस्ट रेट, लेकिन उसे वो डिस्काउंट रेट बोल देता है। प्रोसेस क्या देता है, डिस्काउंटिंग, और कभी वो इंटरेस्ट रेट भी बोल देता है, कभी वो डिस्काउंट रेट भी बोल देता है। तो वो एक ही बात है, बस इतना, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ दो वर्ड्स हैं कि अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाएंगे तो हम कहेंगे ये कंपाउंडिंग कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर से प्रेजेंट आए तो हम कहें ये डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, विच इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग। ये वाला फार्मूला मैंने कहा था ऊपर वाला, ताकि दोनों की आपको सिमेट्री समझ आ जाए। ऊपर वाला क्या है, फ्यूचर फाइंड करना, ये कंपाउंडिंग है। यहाँ क्या है, जो लेफ्ट पर है वो फाइंड करते हैं, ये लेफ्ट पर है तो हम कंपाउंड करने, जहां P था वहां A आ गया, और जहां N था वहां -N आ गया। ज़ाहिर इतने फार्मूले आपको याद करने हैं तो कोई तो सिस्टमैटिक होना चाहिए ना, ताकि आपको पता चलता जाए जी बस यहाँ पर A की जगह ये कर देंगे और इसकी जगह ये कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम तो बड़ा सिंपल है, इफ अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट है पता नहीं कितनी है, अक्यूमुलेट्स टू, बढ़ती जा रही है और 20,000 हो गई, 10 साल के बाद हुई है। कहता है वो ठीक, कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दें, पी फाइंड करना है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पी फाइंड करना कंसर्न। तो वो 9,127 रुपए थे, जो कि 10 साल के बाद 8% रेट हो, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो, तो वो 20 साल के बाद जो है, सॉरी 10 साल के बाद जो है वो 20,000 हो जाएंगे। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एग्जाम्पल 26 ये एग्जाम में आई है, if annual rate falls from 12 to 8% per annum, यानी कि बैंक वाला पहले शायद उसे 12% रेट दे रहा था और फिर उसने कम करके उसे 8% कर दिया। हाउ मच मोर बी डिपॉजिटेड इन एन अकाउंट, कहता आज बैंक में कितने पैसे जमा कराए जाएं, टू हैव 600,000 इन 5 years if both rates are compounded semi-annually। ये तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है और यहां से पता चल रहा है कंपाउंड है, ये तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है। m इज इक्वल टू 2 है, n t 5 है, m 2 है। वो कहते हैं कि 5 साल के बाद उनके अकाउंट में 600,000 रुपीज होने चाहिए आफ्टर 5 years। आज कितने पैसे डिपॉजिट करवाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो। क्वेश्चन ये था कि अगर 12 की बजाय 8 रेट हो जाता, अब चूंकि पैसे तो हमें 600,000 ही चाहिए, अब रेट कम हो गया है, दो चीजें ज्यादा करनी पड़ेंगी, या तो टाइम बढ़ा दें, भी रेट जो कम हुआ है 12% पहले मिलने थे, अब वो कहता है जी नहीं 8% मिल रहे हैं, लेकिन पैसे हम चाहते हैं कि अकाउंट में उतने ही हो, वो ना कम हो। आप कहें फिर ज्यादा देर वहां इन्वेस्ट रहने दें, 6 साल 7 साल, लेकिन वो कहता नहीं इन्वेस्टमेंट भी 5 साल ही रहने देनी है, रेट भी कम हो गया, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, वैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्यों, रेट कम हो गया। देखिए ना, अगर आपका रेट हो 100 रुपए जमा कराएं, 1 साल के बाद 112 रुपए हो गया। मैं अगर आपको ये कह दूं कि 8% रेट हो तो अब कितने पैसे जमा, कितने ज्यादा कराने पड़ेंगे ना, क्योंकि 112 रुपए अमाउंट वही है, वरना वो तो 108 बनने हैं साल के बाद। आपने कहा नहीं चाहिए हमें 112 ही, रेट 8% है, तो फिर आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, और यही क्वेश्चन है कितने ज्यादा। तो ये फाइंड कर लें कि अगर 12% रेट हो, 12%, तो इतने पैसे गेट करने के लिए आपको कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले ये तो पता करें ना, फिर क्या करें। 8%, अगर 8% रेट हो, इतने ही पैसे लेने के लिए अब कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो ज़ाहिर है वो ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी, दोनों को माइनस कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट दैट इज द प्रिंसिपल, किसके लिए,
required to have 600,000 in 5 years at 12% compounded semi-annually। एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया कि अगर आप 5 साल के बाद अकाउंट में 600,000 रुपीज रिक्वायर कर रहे हैं तो आज कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर 12% रेट हो, ये वाले पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फिर वही प्रॉब्लम, नहीं जी अगर रेट 8% हो तो फिर कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर ज्यादा। और क्वेश्चन क्या था, हाउ मच मोर, ज्यादा ही है ना, हाउ मच मोर माइनस करते हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो आपको 70,301 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? रेट चूंकि 8% पर आ चुका है, अगर आप इतनी ज्यादा नहीं करेंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि 600,000, तो टाइम नहीं बढ़ रहा, रेट कम हुआ है, तो फिर इन्वेस्टमेंट आपको बैंक में ज्यादा ही करनी जो है वो रिक्वायर होगी। और जिसके हिसाब से ये 70,300 और 1 रुपया जो है वो बनता है, इतनी अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे देन आप उतनी ही रकम जो है वो अपने बैंक से विड्रॉ करवा लोगे। अच्छा, आगे जो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, 3-4 आई थिंक, तो बिल्कुल एक पैटर्न पर है, और उसमें मेरा ख्याल है कि 2 या 3 प्रॉब्लम जो है वो आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं, लेकिन पैटर्न सबका दोनों तीनों का प्रॉब्लम्स का एक ही चल रहा है। एग्जाम्पल 27 है, टू क्लियर अप अ डेट, उसने कोई लोन लिया था। टू क्लियर अप अ डेट अ पर्सन एग्रीज टू पे 1,000 नाउ, उसने किसी से लोन लिया था, पता नहीं कितना था, लेकिन वो जो उन्होंने बैठ के तय किया कि अच्छा यार तुमने पैसे वापस करने थे, और जितनी देर के बाद वापस करेगा इंटरेस्ट डलता जाएगा ना, उसमें इंटरेस्ट उसमें डलता जाएगा, इंटरेस्ट उसमें जो है वो ऐड होता जाएगा। उसने उससे कहा, जो भी उनसे डील चली है और उसके मुताबिक जो पेमेंट डिसाइड हुई है वो इस तरह से है, टू क्लियर अप अ डेट अ पर्सन एग्रीज टू पे 1,000 नाउ, अभी कहता जी 1,000 रुपया मैं वापस करूंगा। Another 1,000 a year from now, आज से 1 साल के बाद, and another 1,000 in 2 years, आज से 2 साल के बाद। If interest rate is 8%, compounded quarterly, compounding आ गई, what is the present value of these 3 payments? Present value, आप ऐसा क्या ले, लोन कितना था। देखें, जब आप कहते हैं, मैं फर्ज करें आपसे ये बात करता हूं या ये कहता हूं कि जी कोई शख्स है, 10% रेट था, कंपाउंडिंग एनुअली था, लाइक चले, और उसने 110 रुपए अपने लोन के वापस के, लोन लिया था ना, और मैं पूछूं कि जरा मालूम तो करें कि 1 साल पहले उसने लोन लिया कितना था, तो ले आए इसको इधर ले आए ना, इसकी प्रेजेंट बनाए। ये इतनी क्यों बड़ी है आपके, जिसमें इंटरेस्ट शामिल था, और यहां पर कितना इंटरेस्ट होगा, जाहिर इंटरेस्ट नहीं देना, ये तो वो चीज होगी जो लोन होगा। अब मत कहिएगा कि उसने 3,000 का लोन लिया है, आप कहिए ये 3,000 तो वापस किया है, भाई 3,000 उसने वापस किया विद इंटरेस्ट, तो उसने पूछा लोन कितना था। क्यों? वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज 3 पेमेंट्स, जो पैसे वो वापस कर रहा है आज कितने होंगे। यानी कि ऐसा भी कह सकता है प्रेजेंट वैल्यू बता दे, या वो लोन अमाउंट भी कह सकता है। जब भी वो पैसे कोई वापस आपने करने हैं तो ज़ाहिर लोन तो लिया है ना, तो मत समझिएगा कि जितने पैसे वापस किए हैं उतना लोन है। अगर मैं 110 वापस कर रहा हूं तो मेरा लोन तो 110 नहीं था, लोन तो 100 का था, 10 रुपए तो मैंने इंटरेस्ट वापस किया है। ठीक, जब भी आप फ्यूचर पेमेंट्स को जो कि लोन की सूरत में ली हुई होती हैं, वो अगर आप प्रेजेंट पे लेकर आते हो तो इसका मतलब होता है कि आप लोन की वैल्यू एक्चुअली मालूम कर रहे होते हो। और इसी तरह से अगर आप कोई पैसे बैंक से निकलवाते हो फ्यूचर में, और अगर आप प्रेजेंट पे लेकर आते हो, तो इसका मतलब होता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है कि आपने पैसे रखे कितने थे, वो तो निकलवाए है ना, तो आप कहेंगे निकलवाए इतने ही रखे होंगे जितने निकलवाए हैं, भाई इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा ना, तो निकलवा तो वो ज्यादा रहेगा, रखे उसने कम होंगे। तो इसमें वो आपसे पूछ रहा है
सिंपल, बड़ा अगर आप वैसे समझे ना तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। वो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज 3 पेमेंट्स, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे। टाइमलाइन बना लें, प्रेजेंट इस पर 100,000 वापस करना, इस पर 1000 वापस करना और इस पर 1000 वापस करना। ये तो पहले ही प्रेजेंट पर है, इसको 1 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू बना ले और इसे 2 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू बना ले। आगे सारी तीनों के तीनों प्रेजेंट पर ऐड कर दें, इसकी प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट, तो वैल्यू 3 प्रेजेंट आ जाएगी। ये तो पहले प्रेजेंट है, ये -4 इसलिए 1 साल तो है लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, तो साल में 4 हो गए ना, इसकी वजह से 4 × 1। और ये जो वो 2 साल पहले लेके जाना है, 4 × 2 8। उसने लोन लिया था 2,777 रुपए, ये इतना लिया था। और अगर वो फ्यूचर में वापस कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट भी डल रहा है। इसमें इंटरेस्ट शामिल है 1 साल का, पता नहीं कितना है। वो जो ये उसने लोन लिया था ना, उसमें से 1,000 रुपया निकल जाएगा क्योंकि उसने तो अभी पे कर दिया ना। बाकी जो बचेगा तो 1,000 में इंटरेस्ट भी है और इसमें 2 साल का इंटरेस्ट है। लेकिन हमने क्या किया, जब इसको प्रेजेंट पे ले गए ना तो आप समझ लें इसमें से इंटरेस्ट आउट हुआ है। ये गलती ना कीजिएगा कि इसमें से इंटरेस्ट माइनस करें, इंटरेस्ट इस पे नहीं लगा, ये तो इंटरेस्ट लगने के बाद हो गया है। ये फिर बार बार वो एक ही बात कह रहा हूं कि 100 रुपया अगर आपने लोन लिया था, 110 रुपए आपने वापस किए, तो अब ये मत कहिएगा कि जी इसमें से इंटरेस्ट गायब करना तो 110 का 10% कर दें, 1199 रुपया लोन था उसका, नहीं 100 था, तो वो जो 110 है उसका 10% नहीं लोन इंटरेस्ट था, तो वो तो वापस करना कंसर्न था। तो इसलिए प्रेजेंट लेकर आएंगे तो देन आप सही वैल्यू तक पहुंचोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 फ्यूचर पेमेंट्स ऐसे कह दे, या वो कह दे जी कि आप लोन अमाउंट बता दें। आप कहें जी प्रेजेंट पे ले आएंगे, इंटरेस्ट उसमें से आउट हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया जी, लोन रह गया जो उसने एक्चुअली लिया था, बाकी तो उसने इंटरेस्ट पे किया। सपोज मिस्टर रशीद ओस मिस्टर अहमद 2 सम्स ऑफ मनी, उसके पैसे वापस करने थे। कब कब वापस करने थे? ₹100,000 ड्यू इन 2 years। अब लोन कितना था ये कोई पता नहीं, जो भी लोन था उन्होंने कहा यार तुमने मेरे पैसे नहीं वापस करने, कहता हाँ यार बैठ मेरे साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसने कैलकुलेशन की, इतना लोन था, इतना इंटरेस्ट था, 2 साल के बाद इतना इतना इंटरेस्ट कर करा के उसने कहा जी 1 लाख बनता है, 2 साल के बाद दीजिएगा, ओके। एंड 60,000 ड्यू इन 5 years। ये 2 लोन कितना लिया गया था ये कोई पता नहीं, लेकिन जब वापस करने की बारी आई उन्होंने बैठ के नेगोशिएशन की, उसके मुताबिक 100,000, इस 100,000 क्योंकि ये 2 साल के बाद वापस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें से कुछ इंटरेस्ट होगा और कुछ जो होगा वो लोन जो उसने लिया होगा वो शामिल है। फिर 60,000 रुपया उसने 5 साल के बाद देना है, इसका मतलब इसमें भी कुछ इंटरेस्ट होगा और कुछ जो होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट शामिल होगी। ये तो था। अगर आपको मैं ये कहूं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन, तो सिंपल इज दैट कि जो 100,000 है उसका 2 साल पहले ले जाएं, इंटरेस्ट आउट हो गया, लोन रह गया। 60,000 को 5 साल पहले ले जाएं, लोन रह गया, इंटरेस्ट आउट हो गया, और आपने बता देना जी कि उसके जुम्मे एक्चुअली लोन था ये तो बढ़ बढ़ के इंटरेस्ट डाल के इतना बना था जो कि उसे वापस करने थे। यहां तक तो शायद पिछला प्रॉब्लम जैसे मैंने किया था उसी तरह से ही होना था। लेकिन if he wishes to pay off the total debt now by a single payment, बिल्कुल ये तो वही प्रॉब्लम है। कहता वो कह रहा है नहीं छोड़ो पर, हाँ ये जो तुमने कहा था 2 साल के बाद मैं आपको पैसे वापस करूंगा, फिर 5 साल के बाद वापस करूंगा, ना भी लो मुझसे। नाउ बाय अ सिंगल पेमेंट, यानी कि उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि लोन कितना था, वो कहता है जाहिर है आज अगर वो पैसे वापस कर रहा है इसका मतलब पैसे इतने लिए हैं तो वापस करने हैं ना, अगर फ्यूचर में करेगा तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। कहता हाउ मच ही शुड पे, अज्यूम इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ये उसने पैसे वापस करने थे, इसे 2 साल का पहले प्रेजेंट ले आएंगे, इसे 5 साल का पहले प्रेजेंट ले आएंगे। यहां उसने पैसे वापस करने थे, कितने बनते हैं ये कैलकुलेट कर लें। अच्छा इसमें ये जो नया कॉन्सेप्ट ऐसे लिखा हुआ है ये अगले में तो जरूर यूज होना है। वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स एट रेफरेंस डेट। अब रेफरेंस डेट क्या है? आप किसी एक डेट को
रेफरेंस डेट बना देंगे। अब वहां पर वो कहता है पैसे उसने कब वापस करने थे, नाउ, मैंने प्रेजेंट को रेफरेंस डेट बना दिया। अब क्या करना है आपने, जो उसने पेमेंट पहले करनी थी उसको रेफरेंस डेट पे ले आए, प्रेजेंट वैल्यू बनानी पड़ेगी। और अब जो उसने आपसे डील किया, क्या डील किया, कहता मैं अभी पे करूंगा, वो भी रेफरेंस डेट पे लिख दें। जो पेमेंट करनी थी ओल्ड पेमेंट्स कह दें, और जो पेमेंट अब कर रहा है वो दोनों रेफरेंस डेट पर ले आए। कोई भी डेट हो सकती है ना, अगर मैं इसको रेफरेंस डेट बना रहा हूं तो ये फिर इधर आएगी ओल्ड पेमेंट्स, ये भी ओल्ड पेमेंट्स, और न्यू पेमेंट कब कर रहा है, इधर ही कर रहा है। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये देखें, ये ओल्ड पेमेंट्स एट रेफरेंस डेट, ये न्यू पेमेंट्स एट रेफरेंस डेट होता है ना। अच्छा यार डिसाइड हो गया है, शाम को बैठे डिसाइड हो गया, मैं 2 साल के बाद इतने पैसे दूंगा, मैं 5 साल के बाद इतने दूंगा। अगले दिन आ गया, नहीं नहीं यार जो मैंने बात आपसे की थी छोड़ो परा, अभी मेरे पास पैसे आ गए, मैं शाम को घर गया, मुझे पता चला ये गाड़ी हमने सेल आउट कर दी है, पैसे आ चुके हैं, अभी मुझसे बात करो, अभी अभी मुझे बताओ कि कितने तुम्हें पैसे चाहिए। तो पहले थी ओल्ड पेमेंट्स, ठीक है ना, जो कि 2 और 5 साल के बाद थी। ये है न्यू पेमेंट्स, अभी इसको भी इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, ये पहले इधर है, दोनों को इक्वल कर दें। वो कहेंगे जी अभी पे करना तो 1,25,727, और अगर 2 साल और 5 साल के बाद करना तो 1,60,000। वो ज्यादा क्यों है, इंटरेस्ट सारे शामिल है इसमें, ठीक है ना। तो ओल्ड पेमेंट थी 2 और 5 के बाद। न्यू पेमेंट अब कब करनी है, छोड़ो उसको, अभी करनी है, नाउ, राइट। इसको आप कह दें एक्स का नाम दे दिया और कह दिया जी कि रेफरेंस डेट पे दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। मिस्टर शेख ओस 4,000 ड्यू इन 2 years, 2 साल के बाद 4,000 वापस करना था, इसमें इंटरेस्ट भी होगा। 8,000 इन 4 years, इसमें भी इंटरेस्ट है। इफ ही एग्रीज टू पे, कहना चले जी अब मैं छोड़ो पड़ा इसको, एक पेमेंट 2 साल के बाद थी, एक उसके समय 4 साल के बाद थी। ये तो थी जो उसने ऑलरेडी पे करना था 2 और 4 साल के बाद। अब वो कुछ कर भी रहा है, कहता है इफ ही एग्रीज टू पे 6,000 नाउ, कहता 6,000 रुपया मैं अभी आपको देता हूं। हाउ मच ही शुड पे 3 years फ्रॉम नाउ, बाकी कहता मैं 3 साल के बाद दूंगा। टू सेटल द डेट when the money is worth 6% compounded semi-annually। पिछली एग्जांपल में क्या था, वो भी ड्यू था, वो भी फ्यूचर में पे करना था, उसने कहा था मैं अभी एक ही दफा पे करता हूं, राइट नाउ, सारा कुछ नाउ पर उसने पे कर दिया। तो मैंने क्या किया, दोनों पेमेंट्स को जो कि फ्यूचर की थी प्रेजेंट पे ले आया और उसे कहा कि भाई 1,00,000 और 25,000 रुपया पे कर दो तो तुम्हारी पे। ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है, एक पेमेंट 2 साल के बाद पे करनी थी, एक 8 साल के बाद थी, उसने इसको चेंज किया है। वो कहता नाउ पेमेंट तो करूंगा लेकिन सारी नहीं, 6,000 करूंगा, बाकी जो मेरे जिम्मे पैसे बच जाएंगे जितने भी होंगे वो 3 साल के बाद वो होगा क्या, फिर इंटरेस्ट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसे कहते हैं लोन रीस्केड्यूलिंग करना, लोन पेमेंट रीस्केड्यूलिंग करना। पाकिस्तान ने भी करवाई है, उसने कहा जी कि कोरोना से ये हालात हमारे बड़े खराब हैं, IMF को कहा है कि जो हमने आपको पेमेंट करनी थी वो जरा फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर दी जाए, यानी कि हम फ्यूचर में करेंगे। वो टर्म एंड कंडीशन डिफाइन की होगी ना, क्या उसी इंटरेस्ट रेट से चलेगी या इंटरेस्ट रेट कम होगा या इंटरेस्ट रेट उन्होंने माफ कर दिया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो बहरहाल बात की बात है। लेकिन आप कह लें कि लोन रीस्केड्यूल हो गया है, यहां पर भी पेमेंट रीस्केड्यूल हो रही है, पहले 2 और 4 साल के बाद होनी थी और रीस्केड्यूलिंग में 6,000 अब और बाकी 3 साल के बाद। डेटा रख लें, पहले आप रख लें ओल्ड पेमेंट्स 2 साल के बाद 4 साल के बाद, और रेड कलर में मैंने न्यू पेमेंट रख दी कि एक 6,000 की पेमेंट है, हाँ एक 6,000 की पेमेंट है राइट नाउ, ये न्यू पेमेंट है, और फिर बाकी जो पता नहीं कितनी है इसलिए मैंने उसे एक्स कह दिया, और बाकी जो रुके उसके जिम्मे पैसे आएंगे वो 3 साल के बाद पे करेगा। और क्वेश्चन भी यही है कि जी अगर उसे 8 और 4 2 और 4 साल के बाद पे करने थे, इंटरेस्ट शामिल हो गए, अगर वो एक पेमेंट 6,000 की अभी कर देता है, बाकी जो पेमेंट करेगा वो कहता है ना बाकी पैसे यार 3 साल के बाद ले लेंगे, तो ठीक है वो 3 साल का इंटरेस्ट डाल देगा इसमें। अब क्या फार्मूला पढ़ाया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड पेमेंट्स मस्ट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ न्यू पेमेंट्स एट रेफरेंस डेट।
अब रेफरेंस डेट कौन सी, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है। ठीक है, कोशिश किया करें जहां अननोन होना, जैसे 3 साल के बाद की वैल्यू फाइंड करना है ना, कोई जरूरी नहीं है आप उसी को रेफरेंस डेट बना लें। तो 3 साल को मैंने रेफरेंस डेट कह दिया। अगर 3 साल रेफरेंस डेट है तो पहले ये जो ओल्ड पेमेंट है ये 2 साल के बाद थी, फर्ज करें वो 3 साल के बाद वापस करेगा, लेट्स सपोज, तो फिर आप इसका 1 साल के बाद का फ्यूचर बनाएंगे ओल्ड पेमेंट का, इसका 1 साल के पहले का प्रेजेंट बनाएंगे। तो ओल्ड पेमेंट्स दोनों जो है वो रेफरेंस डेट पर आ गई, जो कि मैंने 3 साल लिया हुआ है। ठीक, अब ये जो 6,000 रुपए है, ये पेमेंट आल दो पेमेंट है, न्यू पेमेंट है, इसे भी आप यहां लेके जाएंगे रेफरेंस डेट पे, और दूसरी पेमेंट एक्स है वो तो है ही रेफरेंस डेट पे, ये दोनों को बराबर कर दें। वैल्यू ऑफ अमाउंट ड्यू, यानी कि ड्यू जितने उसने वापस करने थे, कब, 3 ईयर, क्यों, रेफरेंस डेट बनाई हुई है। तो देखें इस 4,000 को सेमी एनुअली 1 साल के बाद लेकर गया हूं, यानी कि 1 साल के बाद का फ्यूचर, और 8,000 का 1 साल पहले का प्रेजेंट, तो 8,000 का 1 साल पहले का प्रेजेंट, मतलब यही फर्क है, जरा गलती की और आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो जो अमाउंट ड्यू एट रेफरेंस डेट बनती है वो 8 और 4 12,000 नहीं बल्कि 11,784.37, जिसमें मजीद 1 साल का इंटरेस्ट शामिल है और इसमें से 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो 12,000 नहीं बल्कि 11,784 रह जाएगा। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 ईयर विच इज द रेफरेंस डेट। वैल्यू ऑफ पेमेंट्स, अब जो करना है ना, कब करनी है, वैल्यू ऑफ पेमेंट्स आफ्टर 3 ईयर जो कि रेफरेंस डेट है। अब कैसे, 6,000 को 3 साल के बाद ले गए, 6,000 को 3 साल के बाद ले गए, प्लस एक और भी है ना, वो क्या है, एक्स, वो कब है, वो 3 साल के बाद ही है, तो वो एज इट इज ही आपने रहने दिया, एंड देन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है ना, बराबर रख दिया। पेमेंट्स एट रेफरेंस डेट, जो पे करना था रेफरेंस डेट पे, ये पे करना है उसने रेफरेंस डेट पे। अमाउंट ड्यू एट रेफरेंस डेट, ये अमाउंट ड्यू एट रेफरेंस डेट है। उसी तरह से कैलकुलेटर पे डाल के एक्स को अननोन रहने दें और सॉल्व कर दें। वो कहता है जी कि अगर आपने 2 साल के बाद 4,000, 4 साल के बाद 8,000 पे करना था, और इसकी बजाय अगर 6,000 आप अभी दे देते हो, तो फिर 3 साल के बाद आप 4,620 रुपए पे कर दें, तो आपके जिम्मे ये जो लोन है ये ऑल टुगेदर जो है वो खत्म हो जाए। जी, अगर कोई आपने क्वेश्चन करना है तो करें, शाबाश। एनीवन एल्स? मैं थोड़ा सा आपको रेस्ट भी दूंगा अब, क्योंकि ये एक ही तरह के प्रॉब्लम्स चलते जा रहे हैं आगे, तो वो मैथ स्टैट्स की क्लास के स्विच की वजह से कुछ थोड़ा सा आपको रेस्ट आ जाता था, मेरी खैर है, आपका आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आप कनेक्ट ही रहेंगे, ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट 5 मिनट्स रेस्ट है आपका। 5 मिनट के बाद एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट जो है वो मैंने स्टार्ट कर देना है। प्रॉब्लम इसी तरह के, ठीक है ना, इसी तरह के ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहरहाल आप 5 मिनट जो है वो ब्रेक करेंगे। चलें जी, आई थिंक सो कि आप थोड़ा सा रेस्ट आपने कर लिया होगा। एग्जाम्पल 33 है, मिस्टर अहमद ओज उधार लिया मिस्टर बशीर ₹750 ड्यू इन 3 ईयर, 750 रुपए वापस करने हैं 3 साल के बाद, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट आ चुका है। ₹1,000 इन 8 ईयर, 8 साल के बाद 1,000 रुपया, इसमें भी इंटरेस्ट आ गया है। मिस्टर अहमद और मिस्टर बशीर हैव एग्रीड टू सेटल, सेटलमेंट कर ली, रीस्केड्यूलिंग कर ली। नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम। अच्छा जी, अब क्या चल रहा है, कहता द टू डेट्स बाय मेकिंग 2 इक्वल पेमेंट्स,
2 इक्वल पेमेंट्स, वो कहता है इक्वल अमाउंट में हम पे कर देंगे 2 इक्वल पेमेंट्स। अब ये जो 2 इक्वल पेमेंट्स उन्होंने करनी है, लाइक यहां पर नेक्स्ट वन, 2 इक्वल पेमेंट्स, 1 in 5 year, अदर इन 6 year। पहले कब करनी थी? पहले करनी थी 3 साल के बाद और 8 साल के बाद, और अब 5 साल के बाद और 6 साल के बाद। कितनी करनी है? कहता पता नहीं कितनी करनी है, लेकिन इक्वल अमाउंट करनी है। व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ पेमेंट इफ द मनी 6% कंपाउंडेड? कहता जी इसकी बजाय अगर वो 5 और 6 साल के बाद पे करे, लेकिन इतना तो पे करे ना जिस तरह से पहले पेमेंट करनी थी, वो पैसे तो पूरे हो ना। यानी कि पहली पेमेंट वो लेट कर रहा है, 3 की बजाय वो 5 पे कर रहा है, दूसरी पेमेंट वो जल्दी कर रहा है, 8 की बजाय वो पहले ही कर रहा है। कहता दोनों पेमेंट की वैल्यू बराबर हो तो सिंपल, 3 और 8 ये पहली पेमेंट स्कीम है, 3 और 8 ये पहली पेमेंट स्कीम है। और अब दूसरी रीस्केड्यूलिंग क्या सेटल किया उन्होंने कहा 5 और 6 साल, 5 और 6 साल कितने हो सकता है वो आपको ये कह देता कि 5 साल के बाद इतने पैसे, बाकी 6 साल के बाद वो पिछले वाला किया था, लेकिन इस दफा दोनों ही अननोन है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? इक्वल होने चाहिए। अगर x रुपीज 5 साल के बाद पे कर रहा है तो x रुपीज ही 6 साल के बाद। और अब रेफरेंस डेट किसी को बना लें, 5 को बना लें, 6 को बना लें, किसी एक को, 4 3 को भी बना सकते हैं, इवन इसको भी बना सकते हो। किसी एक को रेफरेंस डेट बनाना है और जो ओल्ड पेमेंट्स हैं वो भी वहां ले आए, जो न्यू पेमेंट्स हैं वो भी वहां ले जाए, सॉल्व हो जाए। मैंने वैसे रेफरेंस डेट किसे बनाया है? 6 ईयर को। ओके, ये वैल्यू ऑफ द अमाउंट ड्यू यानी कि 750 और 1000 एट रेफरेंस डेट। तो रेफरेंस डेट पर इसकी वैल्यू, तो जो 3 साल के बाद है उसे मजीद 3 साल के बाद ले जाए 6 साल पे, जो 8 साल के बाद है उसे 2 साल पहले ले आए, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ अमाउंट ड्यू आ गया कब? एट 6 ईयर, 1784 रुपए बन गए। देन अब पेमेंट कितनी कर रहा है? एक्स। ये जो एक्स है इसे भी 1 साल के बाद ले जाए ताकि रेफरेंस डेट पर आए। एक्स को कैसे लेके जाए? आप एक्स ही लिखा रहने दें, जहां एक्स है उसको एक्स ही लिखा रहने दें। तो वैल्यू ऑफ पेमेंट्स जो अब कर रहा है एट 6 ईयर, जो कि रेफरेंस डेट है, एक्स प्रेजेंट है, ये पी की बजाय मैंने एक्स लिख दिया, ये प्रेजेंट है, और इसको मैंने 1 साल के बाद ले गया, तो ये भी एक्स 1 साल के बाद आ गया, और ये ऑलरेडी एक्स है, ठीक है ना। ये भी एक्स और ये भी एक्स। अगर आप इसे करना चाहें तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 1.03 स्क्वायर एंड प्लस 1, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तो अब मैथमेटिक्स बेसिक तो अब आपको बड़ा क्लियर है कि हाउ टू सॉल्व। तो मैंने भी यही काम किया है, x कॉमन कर लिया, 1 + 1.03 पावर 2 एंड देन x के लिए सॉल्व कर दिया, इसको मैंने इसके डिवाइजर पे लिया। तो 865 रुपए 65 पैसे यहाँ पे कर दे, 865 रुपए 65 पैसे यहाँ पे कर दे, इस तरह से पे कर दे या इस तरह से पे कर दे, उसका कर्ज तो उतर ही जाएगा ना। अगर कोई चीज पहले पे कर रहा है तो जाहिर है कि उसको इंटरेस्ट उसमें से कम होना चाहिए, अगर कोई पेमेंट अपनी डिले कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट ऐड भी होना चाहिए। तो सिंपल इज दैट, अगर कोई ऑलरेडी उनकी अमाउंट ड्यू है और वो उसको सेटल कर रहे हैं, रीस्केड्यूलिंग कर रहे हैं, अपना प्लान बदल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब नहीं इस तरह से नहीं इस तरह से पेमेंट करेंगे, तो आपने क्या करना है, किसी एक को रेफरेंस डेट बनाने के बाद जो पेमेंट ड्यू थी उस रेफरेंस डेट पे ले आए, जो पेमेंट करना चाहेगा नई स्केड्यूलिंग के तहत उसको उस डेट पे ले जाएं, और जो भी उसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज है आप उसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और रेफरेंस डेट कुछ भी हो सकती है। मिस्टर सलीम borrowed 500 ड्यू इन 1 year, मतलब जो भी उनका प्लान था वो उन्होंने 500 रुपया 1 साल के बाद देना था, यानी कि इसमें इंटरेस्ट शामिल हो गया। ड्यू का मतलब इसमें सारा कुछ शामिल है। 2000 ड्यू इन 3 year एंड 3000 ड्यू इन 5 year। उसने कुछ लोन लिया है, उस लोन की वापसी इस तरह से बनती है कि 1 साल के बाद 500, 3 साल के बाद 2000, 5 साल के बाद 3000 और लोन वापस।
if the money worth 6% compounded semi-annually, at what amount of time, कब, at what amount of time Salim pay all the debt by a single payment of 5,500. ये तो थी ओल्ड पेमेंट स्कीम, जिसमें 1 साल के बाद, 3 साल के बाद और 5 साल के बाद है। और आपसे क्वेश्चन अब ये किया जा रहा है कि जी नई स्कीम ये बनती है कि 5500 रुपया सिंगल पेमेंट में वो करना चाहेगा, लेकिन कब, बाय ऑल द डेट, व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, कब वो 5500 तो अब भी दे रहा है, 3 और 2 5, लेकिन जाहिर है कि वो जो 5500 है वो अगर कोई भी पेमेंट डिले करता है तो इंटरेस्ट और आ जाना है, कोई भी पेमेंट जल्दी करता है तो उसे थोड़ा इंटरेस्ट कम पे करना, कहते करना 5500 ही है, लेकिन वो टुकड़ों में की बजाय, वो पीसेस की बजाय, टुकड़ों की बजाय वो कहता है एक ही दफा 5500 पे कर देता हूं, बताओ कब। तो ये तो होगी उसकी ओल्ड पेमेंट 500, 2000, 3000, और न्यू पेमेंट स्कीम क्या है 5500। लेकिन ये जो क्वेश्चन ये है कि ये कब पे करे। अब रेफरेंस डेट तो होती है, वरना हमने इकट्ठा कर देना था। न्यू पेमेंट 5500 है, ओल्ड पेमेंट्स 500, 2000, 3000, मैंने उसको भी रेफरेंस डेट पे ले आना था, इसको भी रेफरेंस डेट पे ले जाना था। रेफरेंस डेट ही तो फाइंड करनी है, रेफरेंस डेट ही तो कंसर्न है। तो इसके लिए क्या करें, आप प्रेजेंट वैल्यू को रेफरेंस डेट बना दें, प्रेजेंट को रेफरेंस डेट बना दें, ठीक, प्रेजेंट को रेफरेंस डेट बना दें तो आपको ये पता चलेगा ये लोन उसके, जो पहला कंसेप्ट था ना भूल जाए, नहीं समझ आ रही तो आप सबसे पहले तो आप ये करें, आप नहीं लोन तो पता करें ना क्या है, लोन पता कर लेते हैं क्या है, उसने जो लोन लिया था वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू बना दी मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500 1 year बिफोर, 3 years बिफोर, 5 years बिफोर, तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यूज बन गई। प्रिंसिपल टू बी बोरोड, उसने एक्चुअली ये प्रिंसिपल लिया था, 4378 रुपए उसका प्रिंसिपल जो था, या जो मनी बोरो की थी, 5500 इसलिए वापस कर रहा है कि उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, लेकिन एक्चुअली उसने 4378 रुपए का प्रिंसिपल जो था वो बोरो किया था। अब वो क्या कह रहा है, कहता है कब वो 5500 पेमेंट करे, यानी कि प्रिंसिपल बोरो तो ये है, और कहता है ये जाहिर है पेमेंट तो बाद में करनी है, वो कहते हैं बढ़ते 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 5500 जब होएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कितनी देर के बाद वो पेमेंट करे तो 5500, जल्दी कर देगा तो हो सकता है 5500 ना 5300 5200 बने, देर बाद करेगा तो हो सकता है 6000 बन जाए, उसका नहीं 5500 वापस कब करेंगे। तो अब क्वेश्चन आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट 5500 होनी चाहिए, यानी कि उसका फ्यूचर 5500 होगा, कितनी देर के बाद फ्यूचर बनेगा, टी फाइंड करना कंसर्न था। एन पहले एन फाइंड कर ले, फिर यहां से टी आ जाएगा। पहले मैंने अमाउंट फाइंड कर ली कि लोन था कितना, लोन था प्रेजेंट वैल्यू थी ये वाली, ये उसका अमाउंट था, और यहां से आपको पता चल जाएगा कि जी इतने सालों के बाद 3.86 के बाद अगर वो 5500 दे दे तो जो उसने 500, 2000, 3000 वापस करना था, इसकी बजाय 3.86 years के बाद 5500 वापस कर दे तो उसके ज़िम्मे जो लोन था वो उतर जाएगा। अगर हमें कोई चीज नहीं समझ आई तो आप ये समझ लें कि आप प्रेजेंट वैल्यू पर ले आया करें, अमाउंट ड्यू वापस करनी थी, प्रिंसिपल का तो पता करें, और फिर देखें कि कितनी देर के बाद ये प्रिंसिपल 5500 हो जाएगा। आप कहें जी भाई इतनी देर के बाद वापस कर दो, तो ये प्रिंसिपल आपका वापस हो जाएगा। एग्जाम्पल 32 है, आफ्टर हाउ मेनी years, ये भी वही है, टाइम की बात हो गई, अ प्रिंसिपल विल बी डबल कंपाउंडेड 8% सेमी एनुअली, प्रिंसिपल विल बी डबल, तो ये अपने पास से रख लें, ठीक है ना, 100 रख ले तो 200 कर दें, 2 रुपए लगाएं उसे 4 रुपए कर दें, लेकिन कितनी देर के बाद, ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी years एनी इन्वेस्टमेंट विल बिकम्स डबल, आप इसे x और 2x कर दें, तो होगा क्या, जब आप x और 2x रखेंगे ना, यहाँ पर 2x और x, वो x के साथ कैंसिल, तो वही हर दफा आ जाना था। कभी वो कह देता 4 टाइम्स हो जाएगा तो 1 और 4 कर दीजिएगा, कभी वो कह देता 3 टाइम्स हो जाएगा तो 1 और 3 कर दीजिएगा। तो उसने कहा जो भी इन्वेस्टमेंट की जाए वो डबल हो जाएगी, कितनी देर के बाद, कितनी देर के बाद। तो सिंपल, इसके बाद प्रॉब्लम सिंपल बनता है। ए, अच्छा आप कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं, आप पी वाला भी लगा सकते हो, पी इधर कर दें, ए इधर कर दें,
आपको पता है ना कि जब आप इसको करोगे तो फिर एक चेंज करनी पड़ेगी, ये माइनस एन का आंसर आएगा। और जब सॉल्व तो आपने जरूर पंगा लेना, आप ये वाला फार्मूला लगाए ताकि एन का आंसर पॉजिटिव आए। एन नेगेटिव आएगा ना तो आगे भी नेगेटिव आ जाएगा, वो लॉग की वजह से वो एन नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल होगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इसकी बजाय और सारे झंझट की बजाय आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पे डाल दें और आपके ये स्टेप बचा देगा वो कैलकुलेटर, और फौरन आपको कह देगा कि जी अगर आप 9 साल तक वो इन्वेस्टमेंट किसी जगह रखते हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 9 साल में वो जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर 8% रेट है, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, तो 9 साल के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी अकाउंट में डबल हो जाएगी। अच्छा, अगर आप किसी जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट लगाते हो, फर्ज करें 100 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट, 1 साल की बात, तो बन गए 110। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हो और कंपाउंडिंग भी साल के बाद ही कर रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो अब भी 110 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल के बाद ही कैलकुलेशन होनी है। तो जब 1 साल के बाद होनी है वो तो 100 पे ही होनी है। हाँ, अगर सेमी एनुअली होती तो पहली कैलकुलेशन 100 पे और अगली जो आधी कैलकुलेशन है वो 105 पर होनी थी, और अब दोनों कैलकुलेशन जो है वो 100 पर ही एक्चुअली होंगी। फर्क पड़ेगा अगर ये इन्वेस्टमेंट 2 साल पर होती, ये अब इन्वेस्टमेंट 2 साल के बाद 120 बननी थी, ठीक, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट 2 साल के बाद जो है वो 121 बनती, तो ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। 3 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट 130 बननी थी, लेकिन ये जो 3 साल के बाद ये 133 या एक ज्यादा बनती है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहे 10%, चाहे आप साल के बाद ही क्यों नहीं कंपाउंडिंग कर रहे हैं, साल के बाद ही हो रही है कंपाउंडिंग, दोनों जगह कंपाउंडिंग डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 1 साल नहीं, 1 साल में तो उतना ही मिलेगा, 1 साल के बाद ज्यादा हो जाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वही प्रिंसिपल, वही रेट, उतना ही टाइम, सिंपल इंटरेस्ट में पैसे कम, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा, 1 साल तक तो सेम, लेकिन 1 साल से ज्यादा तो ज्यादा। कितने ज्यादा वो हमने एक्चुअली एक फार्मूला पढ़ना है, कितने ज्यादा डिफरेंस बिटवीन, कितना फर्क होगा बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन सेम प्रिंसिपल वो देखिए, अगर आपने पैसे ही सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा लगा दी, उधर 100 लगा दिया, उधर 500 लगा दिया, तो फिर आप कहें जी 2 साल के बाद किस में ज्यादा आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा की हुई है। कहते कंपैरिजन कर रहे हैं अगर, तो इन्वेस्टमेंट दोनों जगह सेम, इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम पीरियड। ये ना हो कि आप कहें जी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कौन ज्यादा होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट, वो 10 साल का आप ले रहे हैं। दोनों जगह प्रिंसिपल सेम, दोनों जगह टाइम सेम, दोनों जगह रेट सेम। ये ना हो सिंपल इंटरेस्ट 20% हो, कंपाउंड इंटरेस्ट 10 साल हो, आप कहें जी 2 साल के बाद किधर ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि वो 20% है। तो तीनों चीजें सेम है, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट सेम है, टाइम सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा ही होगा। 1 साल तक तो नहीं ज्यादा होगा, 1 साल के बाद ज्यादा, ठीक है। अब वो कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, ये मैंने एक 30 इयर्स का एक जनरल फार्मूला बना लिया। कैसे, अगर नहीं ना, अगर इस फार्मूले को आप याद रखना चाहते हैं तो क्या करें, पहले कैलकुलेट कर ले कंपाउंड इंटरेस्ट, ए माइनस पी से, ए की वैल्यू भी रखी जा सकती है, माइनस और पी वैसे रहने दे, याद है ना कि हमने उधर किया भी था।
और ये कॉमन कर दिया, ये आपके पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला है पीआरटी, है ना, पीआरटी। और अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, आप कहेंगे दोनों को माइनस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नोटेशन में बदल लेते हैं, वो कैसे, पी तो दोनों जगह वही रहेगा, है भी इसी तरह से, ये 1 प्लस, क्योंकि रेट दोनों जगह सेम है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट होना है वही सिंपल में होना है, तो मैं नोटेशन भी एक ही यूज कर लेता हूं, आर, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आर ही आप आई कर दें, लेकिन आर, आई और आर होंगे बराबर, तो मैंने उधर भी आर ही कर दिया। अब कंपाउंडिंग भी सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर है ना, वो तो होते ही पर ईयर है, तो कंपैरिजन में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी पर ईयर, तो एम की जगह 1 आ गया, वो डिवाइजर में जो 1 लिखना था वो मैंने नहीं लिखा, ये मैंने 1 नहीं लिखा, ठीक हो गया। एंड देन इनटू एन होता है एम इंटू टी, एम तो 1 होना ही होना है, टी रह गया, तो इसका मतलब है यहां टी आ गया, और ये वाला -1 उसी तरह से। ये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला उस वक्त जब कंपाउंडिंग एनुअली हो तो आप m की जगह 1 कर दिया और n की जगह m इंटू टी होता तो सिंपल t रह गया, माइनस पी आर टी, पी आर एट टी। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर ले, कैसे, कॉमन कर लिया, P इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन कर ले, 1 प्लस आर टू द पावर टी -1 ये वाला, और ये माइनस आर और टी। तो ये आपको अगर डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं तो किया जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा कितनी देर का, 40 इयर्स। अगर और t1 के लिए ये दोनों सेम ही हो जाएंगे, आप इन्हें सॉल्व कर दें, अगर t की जगह 1 रखेंगे तो आप देखेंगे ये आंसर 0 हो जाएगा, तो 1 साल के बाद तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क ही कोई नहीं होता, वो फर्क पूछ रहा है ना कितना, कौन ज्यादा, वो भी 110 वो भी 110, तो 0 ही आंसर आएगा। हाँ, अगर आप 2 की बात करें 3 की बात करें तो फिर वो चलता जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल फार्मूला आपने बना लिया, अगर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं दैट्स गुड, याद कर ले, नहीं याद रखते तो क्या करें, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैलकुलेट कर ले, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कैलकुलेट कर ले, और उसमें वैल्यू माइनस करके बताया जा सकता है जी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इतना ज्यादा आएगा। अच्छा, तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, लेकिन अगर t को 2 रख दें आप, t को 2, ये जरूर याद करें क्योंकि अब बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे इससे भी सॉल्व होने। t को अगर आप 2 रख देते हो कि 2 साल का कितना है, तो देखिए फार्मूला बड़ा सिंपल रह जाता है, पी आर स्क्वायर उसी में रखा हुआ है, अब आपको उसकी डेरिवेशन की ऐसा जरूरत नहीं है, t की जगह 2 कर दें, t की जगह 2 कर दें। हाँ, चूंकि इसका आप स्क्वायर ओपन कर सकते हो तो p तो बाहर ही रह गया, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r -1 माइनस 2r, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या है p और इनसाइड क्या है आर स्क्वायर। हाँ, ये जरूर याद करें, पी आर स्क्वायर कितने, वही फार्मूला, अगेन नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसको मतलब 2 साल के लिए कर लें, लेकिन 2 साल का इंटरेस्ट की बात हो तो पी आर स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन के बाद, 3 साल की बात हो, 3 साल की बात हो तो सिंप्लीफिकेशन के बाद, क्यों, क्यूब भी ओपन किया जा सकता है, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 टाइम्स, तो कट कटा के, वो कट कटाने वाली बात नहीं है, आप इसको याद, मतलब सिमेट्री कैसे है, p2 है ना तो r स्क्वायर कर दें, अगर 3 है तो पहले अगर 2 था तो पी आर स्क्वायर किया हुआ है, अगर 3 है तो पी आर क्यूब किया हुआ है, ठीक, फिर है नहीं, ये डेरिवेटिव की तरह नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि ये डेरिवेटिव की तरह 3 इधर लिख दें फिर 1 कम कर दें, ठीक, तो ये प्लस कर दिया, तो ये 3 साल के लिए
याद कर लिया आपने। 2 साल के लिए पी आर स्क्वायर, 3 साल के लिए पी आर क्यूब प्लस 3 पी आर स्क्वायर, और 4 हो जाए तो आपको पता है इसकी पावर 4 एक्सपैंड करना बाइनोमियल एक्सपेंशन से मुश्किल हो जाती है, यानी कि उससे कर सकते हैं। तो फिर 4 साल के लिए आप ये कर लें, 5 हो तो 5 कर दें, यहाँ 5 यहाँ 5, 6 हो तो 6 कर दें, यहाँ 6 यहाँ 6, यानी कि फिर ये जनरल फार्मूला ही आपकी हेल्प करेगा। 2 और 3 साल के लिए स्पेसिफिकली शॉर्ट वर्जन याद करें, और 2 साल से अगर ज्यादा हो जाए तो जनरल फार्मूले में आप वैल्यू जो है वो प्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल 35 है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट है, फॉर 5 ईयर, 5 साल के बाद 10% रेट 44,204। फर्क है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा अर्न होगा और वो होगा 44,204, पता नहीं कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कहता है फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 3 ईयर, कहता 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। दिया क्या हुआ है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप सिर्फ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समटाइम तो ऐसे चीजें लगती हैं कि इसी में से कुछ आना है। अगर आप इस फार्मूले को नोट करें जो मैंने आपको बताया है, देखें जो भी डिफरेंस का फार्मूला है उसमें प्रिंसिपल का जिक्र है ना, प्रिंसिपल का जिक्र, रेट का भी जिक्र है, तो रेट तो महल उसने दिए हुए हैं। इस फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है, और आप यहां से प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। जब आपके पास प्रिंसिपल फाइंड हो जाता है, जब आप प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे तो फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फार्मूला लगा के इंटरेस्ट रेट भी फाइंड कर लें, ये वाला। तो यहां प्रिंसिपल रिक्वायर होगा ना, तो 3 साल का आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट, तो पहले पी तो कैलकुलेट करें, क्योंकि उसने जो 44,204 दिया हुआ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। और कितने साल का, 5 साल का, ये तो फिर डायरेक्ट तो नहीं, वो जनरल फार्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने जनरल फार्मूला यूज कर लिया। डिफरेंस कितना था, 44,204, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 1.1 की पावर 5 माइनस 1 माइनस 5 इंटू आर की वैल्यू प्लेस कर दी, तो यही अननोन रह गया, ठीक है ना। ये तो डिवाइजर में चले गया, तो 400,000 प्रिंसिपल था। यस, अगर प्रिंसिपल मालूम हो गया तो देन आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के और कह सकते हो कि 1,32,400 रुपया जो है वो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो उसने आपको ट्रैप किया है, उसने कहा जी कि ये इनका डिफरेंस है और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का बताएं, 5 साल का डिफरेंस आप कह रहे पता नहीं उधर से किसी से आना है, आप उस फार्मूले को नोट करना। देखिए इक्वेशंस बनती जा रही हैं, ये इक्वेशन ही तो है। इस साइड पे क्या है, डिफरेंस ऑफ टू इंटरेस्ट वो दिया हुआ डिफरेंस, ये वाला इज इक्वल टू, यहां से पी आएगा, और इस क्वेश्चन में यहां पी पुट करेंगे, एंड देन आप इक्वेशन सॉल्व करके और उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन करना है, ठीक है जी। तो यहां तक तो आपकी ये प्रॉब्लम्स, और एक आपने प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट में जो मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन के लिए, वो शायद आपने नहीं किया, मैं देखूं कौन सा आप कह रहे हैं। जी कौन सा क्वेश्चन था अरसलान? अरसलान हैंड रेज करो, आपका नाम ऊपर आ जाएगा फिर। अरसलान जी, कौन सा क्वेश्चन था? अपना माइक ऑन करो सर। क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 था, ओके 10 क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 था, a certain sum is invested for t years, सम कितना कोई पता नहीं, t years के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट की that amounts to 400, that amounts to 400 after t years, अगर इंटरेस्ट रेट हो 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ,
वी डोंट नो कितनी इन्वेस्टमेंट थी, एंड 4% अगर वही इन्वेस्टमेंट यहां की जाए तो 30 ईयर्स के बाद वो 200 बनती है। क्यों? इसलिए कि इंटरेस्ट रेट कम है, इन्वेस्टमेंट दोनों जगह हर सेम है। कहता सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड, इट अमाउंट टू दिस एंड दिस, इसी का जिक्र हो रहा है ना। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो दोनों जगह सेम है, लेकिन चूंकि पहली स्कीम में इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा है तो वो 400 बनेगा, दूसरे में रेट कम है तो वो 200 बनेगा, लेकिन दोनों जगह इन्वेस्टमेंट सेम है। इन्वेस्टमेंट दोनों जगह सेम, जो इन्वेस्टमेंट उधर की जा रही है वही इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरी जगह पर भी की जा रही है। और क्वेश्चन है टी फाइंड करना। टेक्निकली तो दो अननोन है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं पता और टी भी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 400, ये आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बना दें, ये आ जाएगी। ये दोनों सेम होंगे। प्रेजेंट वैल्यू तो दोनों की एक ही होगी ना, इन्वेस्टमेंट तो दोनों एक ही लगाई हुई है। जो इन्वेस्टमेंट हमने 10% पे लगाई हुई है, क्योंकि उसके पैसे ज्यादा बने ना 400, इसका मतलब 10% की वजह से इन्वेस्टमेंट वही है, 10% की वजह से वो 400 बना है, और इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पर भी वही है, लेकिन 4% की वजह से वो 200 बना है। तो इसके लिए आप अगर प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें 400 की। तो 400 की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 400 1 प्लस आर, और टी फाइंड करना कंसर्न था, इनटू माइनस टी। एक मिनट, -1 जो 4 इयर्स की इन्वेस्टमेंट थी, 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर टी होता है ना, 1 प्लस आर और टी -1 मस्ट इक्वल टू 200 1 प्लस आर टी एंड -1। टी ही इसमें अननोन है। आप अच्छा, एक और थोड़ी सी आपने केयर ये करनी है, जब आप कैलकुलेटर्स पर भी आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, कैलकुलेटर्स पर इसे यूज करके, तो मैंने कहा ना पहले जरा शॉर्ट ही कर लिया करें। ये 2 0 से कट गया, ये इधर 1 रह गया, इधर 2 रह गया, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.10 टी पावर -1 मस्ट इक्वल टू 1 प्लस 0.04 टी पावर -1। आप एक्स करके सॉल्व कर दें, आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन में, मैं हर क्वेश्चन में नहीं कह रहा, कुछ क्वेश्चन में ना ये सॉल्व करता ही जाएगा और हमें ऐसे लगेगा कि शायद ये कैलकुलेटर जो है वो स्टक हो गया है, रुक गया है। आप कोशिश किया करेंगे कि जो अननोन है ना, अननोन, उनको ना एक साइड पे ले आया करें। 0.10 x -1, और ये चीज डिवाइजर में ले आए। ठीक है ना, डिवाइजर में ले आए, और ये जो 2 इस साइड पे ले आएगा ना, तो 1/2 इस तरह से क्वेश्चन लेंगे। क्या होगा, अननोन दोनों एक साइड पर आ जाएंगे। उसका क्या फायदा होता है, एक्चुअली कैलकुलेटर ने करना क्या है, उसने ना अननोन की वैल्यू इधर भी रखनी है और एक कैलकुलेशन करनी है, फिर उधर रखनी है, फिर कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद कंपेयर करके देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो उसने आपको टी का आंसर यानी कि अननोन का आंसर देना है। जब वो एक कैलकुलेशन करेगा उतनी ही एफर्ट वो इधर भी करेगा, टाइम डबल हो जाता है। लेकिन जब वो यहां कैलकुलेशन करेगा तो वो एक ही दफा कैलकुलेशन करेगा, दूसरी साइड पर उसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो सॉल्व है। 0.5 अगर आ गया तो नीचे आंसर देगा, नहीं आ गया तो एक्स की वो डिफरेंट वैल्यू करेगा।
जब तक उसका आंसर 0.5 नहीं होगा उस वक्त तक वो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करता जाएगा और उसको टाइम कम लगेगा। आप देखेंगे कि अब कोशिश कीजिएगा कि इसको पहले ऐसे सॉल्व करें, यानी कि इधर भी अननोन इधर भी अननोन, और आप फील करोगे कि ये मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, वरना मैं आपके सामने ही इसको ऑपरेट करता। तो अगर ना आपसे हुआ तो मैं कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई थिंक सो कि अब आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से था। ठीक है, जो भी अब आपके बाकी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप जरूर इसको नोट कर रखिएगा।